नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यूपी टेट पेपर 2 एसएसटी के लिए लास्ट वीडियो आप सभी को कराने वाला हूं। इस लास्ट वीडियो के अंतर्गत मैंने आप सभी लोगों के लिए टॉप लेवल के 1000 ऐसे सर्वश्रेष्ठ क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर के दिन यकीन मानो अधिकतर क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट आपको छपे मिल जाएंगे। आप सभी लोगों का 2 जुलाई को पेपर हो, 3 जुलाई को हो या 4 जुलाई को हो, आपको कहीं ना कहीं इन तीनों दिनों के बीच में आपको हमारी इस आखिरी वीडियो से अधिकतर क्वेश्चन टू द पॉइंट वाले पेपर में देखने को मिल जाएंगे। जितने भी 1000 क्वेश्चन कराऊंगा सभी क्वेश्चन वन लाइनर के फॉर्मेट में कराऊंगा ताकि कम टाइम में आपका अधिक से अधिक रिवीजन हो जाए। जितना भी सिलेबस आपके पेपर 2 एसएसटी का दिया गया है, सिलेबस के जितने भी टॉपिक आपके मेंशन है सिलेबस में, वो सारे टॉपिक इस वीडियो में एक एक करके आपको सीरियल से खत्म करा दूंगा। पेपर देने से पहले एक अंतिम रिवीजन वीडियो आप सभी लोगों के लिए साबित होने वाली है, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस एक ही वीडियो में आपका द एंड हो जाएगा। शुरू से लेकर अंत तक आप सभी को इस वीडियो को देखना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं पेपर में क्वेश्चन कहां से आएंगे, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, म्यूजिक जिसे संगीत बोलते हैं, एग्रीकल्चर, होम साइंस और आपके फिजिकल एजुकेशन, इन सभी से क्वेश्चन आएंगे। तो इन सभी पार्ट को मैंने एक ही वीडियो में निचोड़ने का प्रयास किया है। आइए इस महत्वपूर्ण वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पुरातात्विक साक्ष्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी कहलाता है, पुरातत्व शास्त्र कहलाता है। सबसे पहले किस धातु का प्रयोग मानव ने किया था? तांबे का प्रयोग किया था। ताम्र पाषाणिक संस्कृति को किस नाम से जाना जाता है? कैल्कोलिथिक के नाम से जाना जाता है। जोरबे संस्कृति का संबंध किस क्षेत्र से है? जोरबे संस्कृति महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। इनाम गांव में किस प्रकार के समाधान यानी कि मृतकों के साक्ष्य मिले हैं? कलश समाधान। और इनाम गांव किस राज्य में है? इनाम गांव महाराष्ट्र में है आपका, ठीक है ना। और इनाम गांव किस नदी के किनारे है? तो ये आपके घोड़ नदी के किनारे पुणे के पास में ये पड़ता है। एक प्राचीन पुरास्थल का नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में पाषाण युग के औजारों की खोज सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। भीमबेटका गुफाएं किस काल की चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? पुरापाषाण काल से हैं आपकी भीमबेटका की गुफाएं जुड़ी हुई। सबसे प्राचीन ज्ञात कृषि साक्ष्य मेहरगढ़ किस नदी के किनारे है? मेहरगढ़ बोलन नदी या बोलन घाटी के किनारे आपका है। किस ताम्र पाषाणिक स्थल से मात्र देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है? इनाम गांव से मात्र देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा से पहले की ताम्र पाषाणिक संस्कृति को प्राक हड़प्पा सभ्यता बोलते थे, ठीक है ना। प्राक हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता था। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है ऋग्वेद के? तीसरे मंडल में है। इंपॉर्टेंट, मैंने कई बार आपको बताया है। अष्टोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? आपको विद्यालय में लिखा मिल जाएगा, है ना, किताबों में भी लिखा मिल जाएगा। अष्टोमा सदगमय ये ऋग्वेद से लिया गया है। वैदिक काल में अधन्या, है ना, गाय के लिए प्रयोग होता है। ना मारे जाने वाले पशु का नाम। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? गद्य और पद्य दोनों में कौन सा है? यजुर्वेद हो जाएगा। संगीत का जनक किसे बोलते हैं? सामवेद को बोलते हैं संगीत का जनक। यहाँ पर लिख देता हूँ, संगीत के जनक की बात की जाए तो सामवेद आपका हो जाएगा। कौन सा? सामवेद आपका हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से है। वैदिक युगीन सभा और समिति को किसकी पुत्रियां कहा जाता था? प्रजापति की पुत्रियां। नदी सूक्त किस वेद का हिस्सा है? ऋग्वेद का है। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार वर्णित नदी सिंधु नदी सबसे ज्यादा, और गंगा एक ही बार उल्लेख आता है। वैदिक काल में कर टैक्स को क्या कहा जाता था? भाग बोलते थे वैदिक काल में टैक्स कर को, भाग, पार्ट। विष का प्रधान क्या कहलाता था? विस्पति कहलाता था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्वेश्चन कहता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है? अंगुत्तर निकाय में मिलती है। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह गिरिवज्र थी। बाद में ये 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ पर होती है? पाटलिपुत्र में होती है। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में स्थापित हो जाती है, ठीक। और किस शासक को श्रेणिक कहा जाता है? श्रेणिक बिंबिसार को कहा जाता है। हरेक वंश का अंतिम शासक अंतिम नागदशक था। कालाशोक किस वंश का था? कालाशोक शिशुनाग वंश का था, ठीक है ना। और बताओ कालाशोक के टाइम में कौन सी आपकी हुई थी? बौद्ध संगीति। आपको पता होगा सेकेंड वाली जो
बौद्ध संगीति हुई थी वो कालाशोक के टाइम में हुई थी। जो थर्ड वाली हुई थी, थर्ड वाली अशोक के टाइम में आपकी बौद्ध संगीति हुई थी। चौथी वाली किसके टाइम में हुई थी? कनिष्क के टाइम में चौथी वाली हुई थी, ठीक है ना। तो पहली वाली अजात शत्रु के टाइम में हुई थी, याद रखना ये बात इंपॉर्टेंट है। अगला, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने की थी। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध वंश का शासक कौन था? तो कौन था? घनानंद था। घनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। किस महाजनपद में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी? तो बज्जी में थी। अजात शत्रु का उपनाम क्या है? इसका उपनाम कुड़िक भी था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। इंडिका की किताब के लेखक मेगस्थनीज हो जाएंगे। मेगस्थनीज मौर्य काल में आया था, है ना, मौर्य दरबार में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र का विषय क्या है? शासन कला एवं राजनीति है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा। कब? 1837 में इसको पढ़ा था। तारीख क्या है? 1837, इसकी तिथि हो जाएगी। और इसने सुंदर मुखार्ती वाले राजा का नाम पियदस्सी पढ़ा। क्या पढ़ा? पियदस्सी नाम लिखा था अभिलेखों में। किस युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष त्याग कर धम्म घोष अपना लिया, यानी कि धम्म धर्म को अपना लिया था, है ना, थेरी को छोड़ करके? तो कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध कब होता है? 261 ईसा पूर्व में होता है। कहाँ पर होता है? कलिंग, उड़ीसा में है युद्ध आपका होता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला, सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया सांची का स्तूप। शुंग वंश का संस्थापक कौन है? शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है। मिलिंद पन्हो किस शासक और बौद्ध भिक्षु के बीच में संबंध है? तो मिनांडर और नागसेन के बीच में संबंध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेना। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और आपको पता होगा समुद्रगुप्त का दरबारी कभी हुआ करता था? हरिसेन। कौन? हरिसेन हुआ करता था। और हरिसेन ने प्रयाग प्रस्तुति की रचना की है। किसकी? प्रयाग प्रस्तुति की रचना किसने की है? तो हरिसेन ने ही की है, वो भी संस्कृत भाषा में इसने की है, ये बात याद रखना, ठीक है ना। विजयों का विजय भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को। चीनी यात्री फायान किसके टाइम में भारत आया था? विक्रमादित्य, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जानते हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भाई इनके दरबार में नवरत्न में कालिदास भी आपके शामिल हुआ करते थे, है ना। आर्यभट्ट भी इन्हीं के दरबार में शामिल हुआ करते थे, ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए, ठीक है ना। नवरत्न रहा करते थे। और फायान इसी के टाइम में भारत में आया था। और हुएन सांग की बात करी जाए, हुएन सांग की बात की जाए तो ये आपके हर्ष के काल में आया था। किसके काल में? हर्षवर्धन के काल में हुएन सांग आया था। हासे हर्ष, हासे हुएन, याद रखना। अगला देखो, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। किसने? कुमारगुप्त फर्स्ट ने की थी। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, आर्यभट्टियम किताब इन्होंने लिखी। आर्यभट्ट ने शून्य हो गया, पाई हो गया, इनकी खोज की थी। हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट हो जाएंगे। बाणभट्ट ने कादम्बरी किताब भी लिखी। कादम्बरी ऐसे लिख लो, कादम्बरी किताब भी इन्होंने ही लिखी है। जो बाणभट्ट कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि हुआ करते थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि हुआ करते थे, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है ना। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश से संबंधित था। वयंत सांग किसके दरबार में आया था? तो हर्ष के दरबार में आया था। प्रयाग प्रस्तुति का रचयिता कौन था? हरिसेन था। गुप्त काल में भूमि कर को क्या कहा जाता था? उदंग कहा जाता था। अजंता की गुफाएं किस काल से हैं? तो ये गुप्त काल से संबंधित है, मुख्यतः गुप्त काल से। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था, याद रखना। कांचीपुरम के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्राम स्वशासन थी। अगला, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्ण प्रथम, राष्ट्रकूट वंश का था, है ना। राष्ट्रकूट वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया, कृष्ण प्रथम। और ये पेपर का PYQ क्वेश्चन भी रहा है, क्योंकि मैं पूरा सिलेबस आपको करा रहा हूँ, तो PYQ भी जितने भी बने होंगे एग्जामिनर ने पहले बनाए होंगे, वे भी तो इन्हीं में अपने आप आ ही जाएंगे। मैंने अलग से PYQ नहीं लिए हैं, ठीक है ना। वो सब कुछ एक ही वीडियो में पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा, है ना। और इस वीडियो के बाद आप कोई भी किसी का वीडियो मत देखना, कंफ्यूज हो जाओगे। टाइम कम है, कल परसों आपका पेपर है ना। तो
ये बहुत सफिशिएंट वीडियो रहेगी आप लोगों के लिए, है ना। वीडियो को लाइक नहीं किया है मेरे मित्र, लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर लो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना आपका एग्जाम सिटी सेंटर कहाँ गया है, ठीक। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग, राज तरंगड़ी के लेखक कलहड़। और ये राज तरंगड़ी जो किताब है ना, ये 12वीं सदी का जो आपके कश्मीर है ना, कश्मीर का इतिहास बताती है, कश्मीर का इतिहास बताती है। जो कश्मीर के राजा थे ना, राजाओं की आलोचना इस किताब में की गई है। राज तरंगड़ी का अर्थ होता है राजाओं की नदी। इसका अर्थ क्या होता है? राजाओं की नदी, राजाओं की नदी इसका अर्थ होता है राज तरंगड़ी का। ओके। खजुराहो के मंदिर किस शैली में है? तो पंचायतन शैली, नागर शैली में है। खजुराहो के मंदिर किन शासकों ने बनवाए थे? तो चंदेल शासकों ने बनवाए थे। किसने? चंदेल शासकों ने ये मंदिर बनवाए थे। त्रिपक्षीय संघर्ष कौन कौन से राज्य शामिल थे? त्रिपक्षीय संघर्ष ये आपके कन्नौज के बीच में होता है, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, है ना। तो कन्नौज को हथियाने के चक्कर में ये वाला आपका युद्ध लड़ा जाता है। कन्नौज इत्र की नगरी, पूर्व का ग्रास के नाम से इसको जानते हैं, खुशबुओं का शहर बोलते हैं, गंगा के किनारे बसा एक शहर। क्रमांक देव रचित, है ना। ये बिलहड़ की रचना है। कलहड़ अलग है, बिलहड़ अलग है। चोलों का नौसैनिक बेड़ा किसके समय सबसे शक्तिशाली था? राजेंद्र प्रथम के टाइम में सबसे शक्तिशाली था। अगला, भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम 712 में किया। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया? 1025 में। तराइन का पहला युद्ध आपके होता है 1191 में, और सेकेंड वाला होता है आपके 1192 में। तो यहाँ पर द्वितीय युद्ध पूछा है तो 92 हो जाएगा। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, और लाख वक्स भी ऐबक को ही कहा जाता है, याद रखना। अगला देखो, इल्तुतमिश ने कौन सी मुद्रा प्रणाली अपनाई थी? तो टंका और जीतल की प्रणाली अपनाई थी। दिल्ली की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? लौह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई। किसने? बलबन ने अपनाई। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। अगला देखो, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की? बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की। दीवान ए मुश्त खराज विभाग अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। पागल बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है, पागल बादशाह। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में भारत आया था, मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। इब्न बतूता ने कौन सी किताब लिखी है? रेहला। कौन सी किताब? रेहला बुक किसने लिखी है? रेहला बुक लिखी है इब्न बतूता ने लिखी है, ठीक। नेक्स्ट, दीवान ए खैरात विभाग फिरोज शाह तुगलक ने चलाया। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। तैमूर लिंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तैमूर लिंग ने तो 1398 में किया था। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था, ठीक। अगला देखो, और अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अबुल हसन इसका मूल नाम हुआ करता था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, कहता है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? बाबर ने की। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में हुआ। दूसरा कब होता है? 1556 में होता है, अकबर के टाइम में। अकबर और हेमू के बीच में ये होता है, अकबर और हेमू के बीच में होता है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में होता है ना। अब्दाली और सदाशिव भाऊ के बीच में होता है। अगला, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा है, हुमायूं की चचेरी बहन। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण, जिसे जीटी रोड बोलते, क्या बोलते? जीटी रोड। जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था? शेर शाह सूरी। अकबर का जन्म अमरकोट में दीन ए इलाही अकबर ने चालू की थी, और ये पेपर में भी आ चुका था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में होता है, अकबर के बीच में होता है, और किसके बीच में? महाराणा प्रताप के बीच में। अकबर और राणा प्रताप के बीच में यह युद्ध होता है। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी। अबुल फजल को कई बार बताया है, ये भाई अकबर का मित्र, दरबारी लेखक, इतिहासकार हुआ करता था। और अकबरनामा जो किताब है, इसके 3 पार्ट हैं। पहले में पूर्वज अकबर के हैं, दूसरे में शासन की घटनाएं आपकी आती हैं, तीसरे को आईने अकबरी बोलते, क्या बोलते? आईने अकबरी के नाम से इसको तीसरे वाले पार्ट को जाना जाता है, ठीक। अगला, जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम। न्याय की जंजीर के लिए कौन सा मुगल सम्राट प्रसिद्ध? जहांगीर। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला,
किस मुगल शासक को जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है? औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या कराई? गुरु तेग बहादुर की हत्या कराई। मुगल चित्रकला किसके काल में चरम पे थी या चरमोत्कर्ष पर थी? जहांगीर के टाइम में। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम था बहादुर शाह जफर। बीवी का मकबरा औरंगाबाद। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में होता है। कब होता है? 1674 में होता है ना। अगला देखो, मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर ने शुरू की थी। औरंगजेब की मौत 1707 में हो जाती है। अगला देखो, अब यहाँ पर ज्योग्राफी के क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक, अभी तक हमने 100 आपको हिस्ट्री के कराए, अब 100 ज्योग्राफी के कराएंगे, फिर अदर सब्जेक्ट के कराएंगे। इस प्रकार मिक्स करके आपको करा रहा हूँ ताकि पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाए। वो भी मैं सुपर फास्ट तरीके से करा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है टाइम की अहमियत क्या होती है। ठीक है ना। अगला देखो, यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी के धरातल पर आने वाले आकस्मिक परिवर्तनों का मुख्य कारण आंतरिक बल जो अचानक से आते हैं, आकस्मिक आते हैं। भूकंप है, ज्वालामुखी है। अपरदन कैसा कारक है? अपरदन बाहरी कारक है। पृथ्वी के अंदर से निकलने वाला मैग्मा जब सतह पे आता है तो क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? बलित फोल्ड माउंटेन है। अपक्षय वीदरिंग की प्रक्रिया में चट्टानों का क्या होता है? अपने स्थान पर इन अपक्षय में क्या होता है? अपने ही स्थानों पर चट्टानों की टूटने फूटने की प्रक्रिया को अपक्षय बोलते हैं। और बी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? नदी के द्वारा होता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन द्वारा निर्मित सबसे प्रमुख स्थल रूप क्या है? बालू का स्तूप, सैंड ड्यूनिस जिसको बोलते हैं। ये मरुस्थल रेगिस्तान क्षेत्र में बालू के द्वारा बालू का डिब्बा का निर्माण होता है और छत्रक शिला का भी निर्माण होता है। किसका? छत्रक शिला या छत्रक शैल का भी निर्माण इसी के द्वारा यहाँ पर होता है। अगला, मोरेन निक्षेप किसके द्वारा बनते हैं? हिमनद के द्वारा बनते हैं। हिमनद के निक्षेपण को हिमोड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमोड़ इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमोड़ बोलते हैं, याद रखना। ठीक है ना। मोरेन भी बोलते हैं। यू आकार की घाटी का निर्माण किससे होता है? तो हिमनद से यू आकार की घाटी का निर्माण होता है और वी आकार की घाटी का निर्माण नदी से होता है। नेक्स्ट, जलगर्तिका पोर्ट होल्स का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? नदी के अपरदन से होता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। और क्षोभ मंडल में जितनी भी मौसम की घटनाएं घटित होती हैं, जैसे आंधी तूफान, ओला बारिश, क्षोभ मंडल में घटित होता है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। और ओजोन परत जो समताप मंडल है ये मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है। कैसा होता है? मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है। और यहाँ पर वायुयान उड़ते हैं। क्या? हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श परिस्थितियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? समताप मंडल में ही पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से परावर्तित होकर वापस आती हैं? आयन मंडल हो जाएगा। और एक बात याद रखना, मध्य मंडल। मध्य मंडल में क्या होता है मेरे मित्र? मध्य मंडल में उल्का पिंड आने पर जल जाता है। जो आपके उल्का पिंड होता है, कौन सा पिंड? उल्का पिंड। ये पृथ्वी पर नहीं आ पाता है, इसको जलाने का काम करता है मध्य मंडल। ठीक है ना। और एक आपका होता है सबसे अंतिम, जिसको बहिर्मंडल बोलते हैं। क्या बोलते? बहिर्मंडल बोलते हैं इसको। और बहिर्मंडल में क्या होता है? ये सबसे लास्ट वाली होती है। इसमें आपके कृत्रिम उपग्रह भी छोड़े जाते हैं और पतली तरल अवस्था में यहाँ पर बहुत सारी गैसें आपकी तैरती रहती हैं। अगला देखो, अगला यहाँ पर कहता पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल है? तो 71% पर है। महासागरीय जल का तापमान किस गहराई पर तेजी से गिरता है? थर्मोक्लाइन पर तेजी से गिरता है। गल्फ स्ट्रीम की कैसी धारा है? गल्फ स्ट्रीम गर्म है। लेब्राडोर की जलधारा किस महासागर की है? अटलांटिक की है। और लेब्राडोर आपकी कैसी है? लेब्राडोर ये ठंडी जलधारा हो जाएगी। कैसी? ठंडी जलधारा आपकी हो जाएगी। ठीक है ना। और एक बात आप सभी को बताना चाहूँगा, एक नंबर हमारा मोबाइल नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा 9696400597। जितने भी मित्र पहली बार इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं, आप, मुझे पता है संघर्षशील हैं आप लोग। अगर आपके पास पेपर देने से पहले 4 से 5 घंटे का टाइम है या 3 से 4 घंटे का टाइम है ना, वो आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है। तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमारे नोट्स को ले सकते हैं। नोट्स आप लोगों को अंतिम रिवीजन करा देंगे, है ना। पेपर देने से पहले एक नज़र डाल के देख लेना, पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा।
और पेपर देने के बाद आप लोग हमसे मिलना, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करना, तब आपको पता चलेगा असली कंटेंट क्या होता है। ठीक है ना। लास्ट रिवीजन आप लोग पॉइंटों को पढ़ लेना। मैं आपको हजारों की संख्या में वन लाइनर दे दूंगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एग्रीकल्चर, म्यूजिक, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, सब कुछ दे दूंगा। वहीं से आपका पूरा का पेपर पूरा वहीं से छपेगा। और देखो PYQ भी आपको दे दूंगा, नोट्स भी आपको कंप्लीट दे दूंगा, प्लस वन लाइनर के क्वेश्चन वो भी सब कुछ दे दूंगा। ठीक है ना। इतना आप लोग पढ़ लोगे तो पूरा आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। आप सभी को पता है ये नोट्स फ्री में आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। 299 प्राइस था, मैंने इसको घटा करके 199 कर दिया है। लेकिन आप लोग मैसेज करोगे तो आपका थोड़ा बहुत और भी कम कर दिया जाएगा। मैसेज तो आप लोग कर ही लेना। आइए आगे बात करते हैं। आगे कहता है टुंड्रा प्रदेश का मुख्य जीव रेंडियर है। विषुवत रेखीय या विषुवतीय वनों को ब्राजील में सेलवास बोलते। क्या बोलते? सेलवास बोलते। सवाना घास के मैदान मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में पाए जाते हैं। स्टेप्स घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। प्रेयरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर कहता भूमध्य सागरीय जलवायु किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु खट्टे फल नींबू संतरा के लिए फेमस मानी जाती है। इसे फलोद्यान भी कहा जाता है। एस्किमो जनजाति मुख्य रूप से कहाँ रहती है? एस्किमो आर्कटिक क्षेत्र में रहती है। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में रहती है। कहाँ पर? कालाहारी मरुस्थल में रहती है। इम्पोर्टेंट है। पिग्मी जनजाति किस नदी घाटी में निवास करती है? कांगो में निवास करती है। ठीक है ना। कांगो, और एक कांगो नदी का नाम आपने सुना होगा मेरे मित्र। क्या? कांगो नदी का नाम आपने सुना होगा। कांगो नदी जो है ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। किसको? भूमध्य रेखा को 2 बार आपकी ये नदी काटती है, याद रखना। अगला देखो मानसून प्रदेशों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? पर्णपाती पाई जाती है। बॉक्साइट किसका धातु? ऐस्क है। एल्यूमिनियम। विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक चाइना। लोहा मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों में मिलता है? आग्नेय चट्टान, प्राथमिक चट्टान में मिलता है। अगला विश्व का तांबा नगर किसे बोलते हैं? चुकी कमाटा चिली को बोलते हैं। पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध बाकू क्षेत्र किस देश में है? बाकू अजरबैजान में है। लोहा इस्पात उद्योग का आधारभूत कच्चा माल क्या है? लौह अयस्क है ना। और डेट्रायट USA शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जो आपका डेट्रायट है ना, ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। मैनचेस्टर सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। और आप सभी को पता है अपने उत्तर भारत का, अगर मैनचेस्टर की बात की जाए उत्तर भारत की, है ना, तो उत्तर भारत का आपके कानपुर शहर को, कानपुर को क्या बोलते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। अगर पूरे भारत की बात की जाए भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। गुजरात के अहमदाबाद को बोलते हैं। रही बात दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत का पूछा जाए तो कोयम्बटूर को बोलते हैं। किसको? कोयम्बटूर को बोलते हैं। नेक्स्ट देखो अगला यहाँ पर कहता है जापान का औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? ओसाका कोबे। इंपॉर्टेंट है ओसाका। जापान के ओसाका को मैनचेस्टर बोलते हैं। रूर प्रदेश कहाँ पे है? ये आपके जर्मनी में है। रूर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कहता है आपदा प्रबंधन अधिनियम कब भारत में आया? डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये आपके 2005 में। सुनामी का पता लगाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? डार्ट, डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी। ठीक है ना। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। भारत का सर्वाधिक भूकंप प्रभावित जोन कौन सा है? लेटेस्ट है आपका 5वें नंबर का। लेटेस्ट 5वां नंबर आपका जुड़ गया है। सूखे से निपटने के लिए कौन सी तकनीक सबसे प्रभावी है? जल संचयन तकनीक सूखे से निपटने के लिए। अगला राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। चक्रवात की आंख केंद्र का शांत क्षेत्र को बोलते हैं। ओजोन रिक्तीकरण का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक। सूखा किस प्रकार की आपदा है? धीमी गति से घटने वाली आपदा है सूखा। नेक्स्ट भारत में बाढ़ नियंत्रण का सबसे प्रमुख उपाय तटबंध बनाना। वनों की कटाई किस आपदा को बढ़ावा देती है? भूस्खलन आता है वनों की कटाई से। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अंक पिछले अंक से कितनी गुना अधिक ऊर्जा दर्शाता है? तो 10 गुना ऊर्जा दर्शाता है।
भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम, है ना, क्योंकि भूपर्पटी में क्या पाया जाता है? सियाल पाया जाता है। सियाल, सिलिका और एल्यूमिना, सिलिका और एल्यूमिना पाया जाता है। अगला, मोह असंबद्धता, है ना, मोहरोविक डिसकॉन्टिन्यूटी जिसको बोलते, कहाँ पर पाई जाती है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना मेरे मित्र, पूरा SCERT में ये पॉइंट दिया गया है। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में बेसाल्ट चट्टान का निर्माण किससे होता है? ज्वालामुखी लावा के जमने से होता है। और बेसाल्ट ये बहिर्वेदी है ना, आग्नेय शैल का प्रकार है बहिर्वेदी। आग्नेय शैल दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक जिसमें लावा भीतर जम जाए धरातल के नीचे, उससे ग्रेनाइट बनता है, और बेसाल्ट आपका बहिर्वेदी चट्टान हो जाएगा जो बाहर बनता है, बेसाल्ट का पठार। ठीक, नेक्स्ट देखो यहाँ पर कहता है कोरल रीफ, यानी कि जो पॉलिप्स का निर्माण करता है, ये पॉलिप्स के जीव से कोरल रीफ का होता है। कोरल रीफ का मतलब प्रवाल भित्ति, इसका मतलब क्या होता है? प्रवाल भित्ति, इसका मतलब आपका हो जाएगा। ठीक, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस प्रकार की घाटी से बहती हैं? भ्रंश घाटी से बहती हैं। पामीर का पठार किन पर्वत श्रेणियों का मिलन बिंदु है? हिंदुकुश, कुनलुन, हिमालय। वायुदाब मापने का यंत्र बैरोमीटर। बादल वायुमंडल की किस परत में बनते हैं? क्षोभ मंडल में बनते हैं। और चिनूक पवन कहाँ बहती है? चिनूक राकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर। भूमध्य सागरीय वनस्पति को मैक्सिस कहा जाता है। कैंपोस घास के मैदान ब्राज़ील में है। बेल्ड दक्षिण अफ्रीका में है। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत सौर ऊर्जा हो जाएगा। और आपका काला सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को कहा जाता है। थोरियम का सबसे अधिक भंडार किस देश में है? भारत में ही थोरियम मोनाजाइट रेत में निकाला जाता है, केरला के तट में ज़्यादा पाया जाता है। अंकलेश्वर किस लिए जाना जाता है? तो अंकलेश्वर भाई प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है, किसकी सहायता से लगा था? भिलाई रूस। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से लगा? ये पहली पंचवर्षीय योजना में लगाए गए थे या दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगाए गए थे? बताओ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में करो कमेंट। तो उद्योग आपके सेकेंड, है ना, दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में आपके लगाए गए थे। जर्मनी से राउरकेला क्या है? राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी की सहायता से, दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से, भिलाई आपका रूस की सहायता से। अगला देखो यहाँ पर कहता है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF का गठन 2006 में। सुखांक का उपयोग किसके लिए होता है? सूखे की तीव्रता मापने हेतु। ज्वालामुखी विस्फोट किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक भूगर्भिक। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसें आपकी हो जाएंगी। अल निनो प्रभाव किस महासागर से संबंधित है? प्रशांत महासागर से। एल्विडो क्या है? एल नीनो प्रशांत महासागर से है। और एल्विडो क्या है? सूर्य की किरणों का परावर्तन, इंपॉर्टेंट है, सूर्य की किरणों का परावर्तन एल्विडो। अटलांटिक महासागर का आकार यस अक्षर के आकार का है, यस अक्षर के आकार का है। और अटलांटिक महासागर की तटरेखा कैसी है? दंतुरित। कैसी है? दंतुरित, दांतेदार है इसकी तटरेखा। और यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह पाए जाते हैं। क्या? प्राकृतिक पोताश्रय बंदरगाह यहाँ पर इसीलिए पाए जाते हैं। मृत सागर कहाँ है? जॉर्डन और इजराइल के बीच में। एटलस पर्वत कहाँ है? अफ्रीका में। एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ। साल्टोरो कांगड़ी चोटी कहाँ पे है? काराकोरम में है साल्टोरो कांगड़ी की चोटी। विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील। विश्व की सबसे लंबी नदी नाइल, नील। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा। पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ है? अर्जेंटीना। ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल ग्रेट विक्टोरिया। ज्वारीय वन मैग्रोव्स कहाँ मिलते हैं? डेल्टा क्षेत्र में मिलते हैं आपके मैग्रोव्स, है ना। ज्वारीय वन खारे पानी में। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? उच्च अक्षांशों पे उत्पन्न होते हैं आपके शीतोष्ण वाले। पवन का वेग मापने का यंत्र एनीमोमीटर। सफ़ेद चक्रवात बर्फानी तूफान को ब्लिजार्ड को बोलते हैं। ब्लिजार्ड को क्या बोलते हैं? बर्फानी तूफान, सफ़ेद चक्रवात। अगला, मेघ गर्जन, बादल मौसम की घटनाएं सब कुछ क्षोभ मंडल में होती हैं। आयन मंडल की ऊंचाई 800 से 640। ज्वालामुखी से निकलने वाली प्रमुख गैस जलवाष्प। प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट
जो टेक्नोनिक्स का जो प्रतिपादन किया था हैरी हेस ने। सुनामी के चेतावनी केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपके हैदराबाद में है। जैविक आपदा का उदाहरण महामारी हो जाएगी। मानव निर्मित आपदा परमाणु रिसाव हो जाएगा। जैसे परमाणु रिसाव कहाँ पर हुआ था? जैसे मानव जनित एक आपदा आपकी भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसोनाइट गैस के रिसाव से हुआ था। अगला देखो, अगला यहाँ पर क्वेश्चन कहता है भारत आने वाला पहला यूरोपीय नाविक वास्को डी गामा। ब्लू वाटर पॉलिसी शांत जल की नीति किसने अपनाई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने अपनाई थी। प्लासी का युद्ध 1757। बक्सर के युद्ध का नेतृत्व अंग्रेजी सेना की तरफ से किसने किया? हेक्टर मुनरो ने किया था। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, किस संधि के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ? इलाहाबाद की संधि 1765 के द्वारा। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली लाया था 1798 में। व्यपगत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है ना, हड़प नीति डलहौजी 1856। भारत में पहली रेल कब कहाँ किसके बीच में? 1853 मुंबई से थाड़े के बीच में चली थी। 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुआ था 10 मई को। इसका तात्कालिक कारण क्या था? एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस। भारतीय पुनर्जागरण का पिता है ना राजा राम मोहन राय, इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती, और सत्यात प्रकाश किताब भी दयानंद सरस्वती की हो जाएगी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। कब? 1897 में की थी। कांग्रेस की स्थापना 1885। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक। बंगाल विभाजन 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ढाका में। आगा खां पहला अध्यक्ष था। महात्मा गांधी कब लौटे? 1915। ये गए कहाँ थे? अफ्रीका गए थे, नस्ल भेदी आंदोलन चलाने गए थे। सेठ अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी करने के लिए गए थे। ठीक है ना? कब गए थे ये? कब गए थे ये बताओ? 1893 में ये गए थे ना। हाँ, 1893 में ये गए थे गांधी जी। ठीक, अगला, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित आपका हो जाएगा? गांधी जी। तो 1893 ये वाला हो जाएगा है ना। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी ने बिहार में किया था, नील की खेती 3 कठिया पद्धति के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है मेरे मित्र? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, अमृतसर में होता है। और गांधी जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी, और गांधी जी ने सर की उपाधि वापस कर दी थी, और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। जमनालाल बजाज ने राय की उपाधि वापस कर दी थी। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता शौकत अली मोहम्मद अली। असहयोग आंदोलन 1920 में। नेक्स्ट देखो, चौरी चौरा कांड के बाद आंदोलन वापस लिया गया था। बिल्कुल, असहयोग आंदोलन ले लिया गया था। चौरी चौरा कांड आपके 1922 में गोरखपुर में हो जाता है। ठीक, फरवरी के महीने में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने की थी बताओ? तो CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में की थी। साइमन कमीशन भारत 1928 में आया। साइमन कमीशन 1927 में बना था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ। अध्यक्षता हमारे चाचा नेहरू ने की थी। दांडी यात्रा कब शुरू हुई? 12 मार्च 1930। गांधी इरविन समझौता 1931। करो मरो का नारा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस। तीनों में से कोई एक मिले तो एक को टिक कर देना। अगर कैप्टन मोहन सिंह मिले तो कैप्टन मोहन सिंह को नंबर 1 पे रखना है, बाकी किसी को आपको नहीं रखना है। ठीक, तीनों रहें तो तीनों विकल्प सही हैं। कथन कारक के रूप में पूछा जाए या 2 से अधिक विकल्पों में पूछा जाए तब आप कर लेना। ठीक, कैबिनेट मिशन भारत 1946। भारत की स्वतंत्रता के समय प्रधानमंत्री कौन था ब्रिटिश का? जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में 14-15 अगस्त की रात्रि में। क्लीमेंट एटली। माउंट बेटन योजना कब घोषित हुई? 3 जून 1947 को।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? जुलाई 1947 को। भारत विभाजन के लिए कौन सा अधिनियम उत्तरदायी है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 उत्तरदायी है। अगला, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय सरदार पटेल। जूनागढ़ रियासत को भारत में कैसे शामिल किया गया? जनमत संग्रह के द्वारा शामिल किया गया था। और हैदराबाद को, हैदराबाद रियासत का भारत में विलय किस ऑपरेशन के तहत हुआ था? ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद का निज़ाम भारत में विलीन होना ही नहीं चाहता था, है ना, फिर अर्धसैनिक बल से इसको कुचला गया, तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा। इम्पोर्टेंट। कश्मीर का विलय 26 अक्टूबर 1947। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष फजल अली थे। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में आई, है ना, ठीक है ना। और गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना। अभिनव भारत समाज की स्थापना वीर सावरकर ने की थी। इंडिया विंस फ्रीडम किताब के लेखक कौन हैं? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए। अगला देखो, अगला यहाँ पर कहता है 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीर सावरकर ने कहा। आनंद मठ उपन्यास के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। कामागाटा मारू घटना क्या थी? कामागाटा मारू घटना क्या थी? एक जहाज का नाम है। सिखों को कनाडा ले जाने वाला जहाज आपका ये था। द अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। पूना पैक्ट 32 होता है गांधी और अंबेडकर के बीच में आपका होता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, आचार्य विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर कहता है क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942। बेवेल योजना कब प्रस्तुत की गई? 1945। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक। और ड्राफ्टिंग के कौन थे? अंबेडकर साहब थे। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, है ना, 1952 में। पंचशील समझौता भारत और चाइना के बीच में 1954 में होता। कब? 1954 में होता है। अगला देखो यहाँ पर कहता है गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड कहाँ पे है? ब्राज़ील में है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 को हुआ था। शिमला समझौता 1972 किसके बीच में हुआ था? तो शिमला समझौता इंदिरा गांधी जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था। गरीबी हटाओ का नारा, है ना, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था, ठीक है ना। अगला देखो, अगला यहाँ पर कहता है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में। मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चिपको आंदोलन के प्रेरता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से है। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। क्रांति के जनक कौन है इसके, श्वेत क्रांति के? तो बर्गिज। कौन है? बर्गिज कुरियन। बर्गिज कुरियन। भारत में पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई? नागौर राजस्थान से हुई, 1959 में हुई, है ना। और फिर आंध्र प्रदेश के एक जिले से हुई थी। अगला, अमृतसर की संधि 1809 में किसके बीच हुई? रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। अगला देखो, सायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम्स जोन्स ने की थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन ने इसको किया था, ठीक है ना। 1780 का है ना ये। और इलवर्ट बिल विवाद किसके समय में हुआ था? रिपन के समय हुआ था इलवर्ट बिल। कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में 1907 में हुआ था। होम रूल लीग आंदोलन आपके 1916 में, है ना, 1916 हो जाएगा, ठीक।
और तिलक और एनी बेसेंट, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह के गांधी को किसने आमंत्रित किया? राजकुमार शुक्ल। रोलेक्ट एक्ट 1919 का हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह सरदार पटेल, वहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी। नमक सत्याग्रह का दूसरा नाम सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? दूसरे में भाग लिया था, है ना। तीनों में भाग लिया था डॉक्टर अंबेडकर ने। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन सिंगापुर में हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? षणमुखम चेट्टी, आर.के. षणमुखम चेट्टी। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में मिला। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। भारतीय तिरंगे को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। 1962 के युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री बी.के. कृष्ण मेनन थे, है ना। बी.के. कृष्ण मेनन थे, ये याद रखना, इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए। अगला यहाँ पर कहता है भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो पटेल साहब को कहा जाता है। स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का नारा ये फ्रांसीसी क्रांति से आया है। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, जो कि पारसी समुदाय से संबंधित थे, है ना। पारसी समुदाय से आपके ये संबंधित थे। अगला देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता सौर मंडल का लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है पृथ्वी की उपसौर। उपसौर का मतलब 3 जनवरी, है ना। पृथ्वी सूर्य के बहुत करीब होती है, बहुत नज़दीक होती है, एकदम मिलन होता है ना। और ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की दूरी, और उपसौर तो हमने बता दिया 3 जनवरी को, और एक आपका होता है अपसौर। अपसौर मतलब कि दूरी, पृथ्वी दूर हो गई सूर्य से, सबसे ज़्यादा दूर होती है, 4 जुलाई को अपसौर होता है, ठीक। 3 जनवरी को उपसौर। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी प्रधान देशांतर पर होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से गुजरती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है? 23.5 झुकी है। पृथ्वी की किस गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है? परिक्रमण गति के कारण ऋतुएं बदलती हैं। परिक्रमण गति होने में 365 दिन और 4 घंटे आपके इसमें लगते हैं। मानचित्र में नीला रंग दर्शाया जाता है जल को दिखाने के लिए। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 या 181 कर देना। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्य रूप से किन गैसों से बना है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21। पृथ्वी के 4 मंडल जल, स्थल, जल, वायु और जैव मंडल होते हैं। देखो, स्थल मंडल है ना, पृथ्वी वाला जो टुकड़ा है जिस पे हम लोग रहते हैं, स्थल का भाग। जल जिसमें नदियाँ, सागर, झील, तालाब ये आता है। वायुमंडल जिसमें वायु की परतें है ना, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बहिर्मंडल ये आता है। और जैव मंडल का मतलब जहाँ पर हवा भी हो और स्थल भी हो और जल भी हो, ये 3 चीज़ें होती हैं, उसको बायोस्फीयर, जैव मंडल बोलते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी बोलते हैं, है ना। भूपर्पटी सियाल से बनी होती है। किससे बनी होती है? सियाल। क्या होता है बार बार? सियाल, सिलिका और एल्यूमिना। SI से सिलिका, Al से एल्यूमिना होता है। पृथ्वी के केंद्र में कौन सा पदार्थ? निकिल और लोहा, क्रोड जो सबसे अंदर है, क्रोड को निफे बोलते हैं, NiFe। निकिल और फेरस पाया जाता है। एस्थेनोस्फीयर किस मंडल का भाग है? तो मेंटल का है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का। बलित पर्वत का उदाहरण हिमालय हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ में मापी जाती है, रेक्टर स्केल में मापी जाती है। सुनामी किस कारण से आती है? समुद्र के नीचे भूकंप के कारण आती है। ज्वालामुखी का मुख क्रेटर कहलाता है ना। जब इसमें जल भर जाता तो क्रेटर, झील का निर्माण होता है। महाराष्ट्र में एक लोनार झील आपने सुना है ना, लोनार झील, जो कि एक आपकी क्रेटर झील है। और इस लोनार झील महाराष्ट्र में है आपकी, है ना। किस जिले में है? बुलठाड़ा जिले में है। किसमें? बुलठाड़ा जिले में है ये आपकी लोनार झील। कोई पेपर में ये लोनार झील पूछी गई थी, वो भी महाराष्ट्र का जिला पूछ लिया, बुलठाड़ा जिला, ठीक है ना। जो कि क्रेटर झील है, उल्कापिंड से बनी हुई झील है, याद रखना। अगला यहाँ पर कहता है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने दिया। डेल्टा का निर्माण नदी से होता है, नदी स्थल रूप से होता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। भारत की मानक समय रेखा 82.5 पूर्वी कहाँ से गुजरती है? नैनी प्रयागराज से गुजरती है। भारत का दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिणतम, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा।
इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और पश्चिमी कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर गुजरात वाला गुहार मोती है ना, गुहार मोती सबसे पश्चिमी हो जाएगा और इंदिरा पॉइंट दक्षिणी हो जाएगा। और पूर्वी कौन सा हो जाएगा, किबथू, किबू, किबिथू, किबथू हो जाएगा, ठीक है ना, किबथू हो जाएगा। और इंदिरा कोल सबसे ऊपर वाला हो जाएगा इंदिरा कोल, ठीक है ना, याद रखना, सबसे उत्तर वाला। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला शिवालिक, भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली, अरावली सबसे प्राचीन है भारत का, ठीक है ना, अरावली, अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं अरावली को। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार, जलोढ़ मृदा में किसकी अधिकता होती है, पोटास की। भारत में सर्वाधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश है। मानसून की शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द से हुई है। भारत में सर्वाधिक सिंचित राज्य उत्तर प्रदेश। स्वर्ण चतुर्भुज योजना राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परिवहन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। अगला, संचार का सबसे पुराना माध्यम डाक सेवा, भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है, पेट्रोलियम अवसादी में पाया जाता है, सेडिमेट्री रॉक में पाया जाता है। इसको जीवाश्मी भी बोलते हैं ना, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवों के अंश। भारत में परमाणु ऊर्जा का पहला केंद्र कहाँ स्थापित हुआ, तारापुर, महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 किस नदी पर है, गंगा पर है। भारत में सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक ब्राजील हो जाएगा देश। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करती है, सोनभद्र। सोनभद्र किस किस राज्य से लगता है, बिहार से भी लगता है ना, और छत्तीसगढ़ से भी ये लगता है, सीजी छत्तीसगढ़ से लगता है, और ये झारखंड से भी लगता है, किससे, झारखंड से भी लगता है, और किससे लगता है बताओ, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और आपका मध्य प्रदेश, एमपी से भी लगता है। तो 4 राज्यों की सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला। अगला, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश हो जाएगा, पलाश या टेंस, इसको टेसू भी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है, बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से बाहर होती है, बलिया से बाहर होती है, एग्जिट होती है, और एंट्री होती है बिजनौर से, याद रखना, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख मृदा जलोढ़ हो जाएगी। बघेलखंड उत्तर प्रदेश के किस भाग में है, दक्षिण में है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा या दलदली हिरण है। सर्वाधिक वन सोनभद्र में पाए जाते हैं। और चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का मुख्य, चंदौली को धान का कटोरा भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। उत्तर प्रदेश का मुख्य खाद्यान्न फसल गेहूं हो जाएगा। अफीम का उत्पादन सबसे अधिक बाराबंकी में किया जाता है। और अफीम की फैक्ट्री की बात की जाए, अफीम का जो क्या यार, अफीम की बात करता हूँ ना मैं, अफीम खाओ आप लोग क्या, अफीम तो एक नशीला पदार्थ है मेरे मित्र, अफीम एक मादक पदार्थ। और अफीम को इसका सरकारी लाइसेंस मिला है, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है यार, कौन सा, गाजीपुर, हाँ अब मुझे याद आया, गाजीपुर। गाजीपुर में फैक्ट्री है अफीम की, ये पेपर में पूछा जाता है उत्तर प्रदेश की तैयारी करने वालों के लिए। तो गाजीपुर में अफीम की फैक्ट्री है। और गन्ना अनुसंधान शाहजहाँपुर में है। हीरा बांदा में पाया जाता है, बांदा बुंदेलखंड में लगता है ये आपका। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये वाराणसी में है। चीनी मिट्टी बर्तनों के लिए खुर्जा बुलंदशहर, ये यूपी स्पेशल के क्वेश्चन है, क्योंकि सिलेबस में उत्तर प्रदेश के ज्योग्राफी में दो 3 टॉपिक है आपके, वही मैं लपेट रहा हूँ यहाँ पर, ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ो इनको। उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में है। रायबरेली, ठीक। और स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर, यहाँ पर सूती कपड़े ज़्यादा बनते हैं। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है भाई, उन्नाव में है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क।
किस किस ज़िले से, यूपी के 75 ज़िलों से आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो को देख रहे, ज़रा अपने ज़िलों के बारे में लिख देना कमेंट बॉक्स में, कहाँ से देख रहे और क्या है आपके ज़िले की खासियत। और जितने भी यूपी के बाहर के लोग पेपर देने आएंगे उत्तर प्रदेश में, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे, ज़रा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, सेंटर भी कमेंट कर देना, है ना। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.7%। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912। सबसे कम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती। श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए तो भी यहाँ के लोग अनपढ़ रह गए, है ना, मतलब कि कम साक्षरता है, सबसे कम। और सबसे अधिक की बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर, है ना। अगला, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? 18। समुद्रगुप्त की प्रयाग परिस्थिति किस स्थान पर है? प्रयागराज। यमुना गंगा में प्रयागराज में मिलती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है, जो कि तराई क्षेत्र में पड़ता है ना, तराई क्षेत्र में है। तराई क्षेत्र में गेहूं, धान और गन्ना बहुत उगाया जाता है। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन थी? उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी, ठीक है ना। और आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 में की। कब? 1504 में की। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887। कजरी लोकगीत किस क्षेत्र का है? मिर्जापुर का है कजरी। ठुमरी लखनऊ से उत्पत्ति है ठुमरी की। हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रसिद्ध प्रतीक उत्सव है, ये सुलह कुल आगरा में है, आगरा में मनाया जाता है ना। और गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा है। बेतवा नदी किस स्थान पर? यमुना में मिलती है, तो यमुना में हमीरपुर में मिलती है। और हमीरपुर भी बुंदेलखंड में ही लगता है आपका जिला। अगला देखो, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? अटलांटिक और प्रशांत को जोड़ती है। एशिया की छत पामीर के पठार को बोलते हैं। भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? भाई कांगो काटती है। और मकर को कौन काटता है मेरे मित्र? मकर रेखा को कौन काटती है? कौन सी नदी काटती है? एक नदी याद रखना, लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी का नाम है मेरे मित्र। ये मकर रेखा को सेकेंड बार काटती है, 2 बार काटती है। और भूमध्य रेखा को 2 बार कांगो नदी काटती है, ठीक है ना। अगला देखो, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अगला, इंदिरा गांधी नहर सतलुज नदी से निकलती। नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित। भारत का टाइम और ग्रीनविच का जो टाइम का अंतर है, 5.5 घंटे टाइम भारत का आगे है। लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल भित्तियों से हुआ है, कोरल रीफ से हुआ है। कोडेन काल पर्वत किस श्रृंखला में है? तो पालनी श्रृंखला में। भारत का रूर छोटा नागपुर पठार झारखंड में पाया जाता है। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से। सिक्किम राज्य का गठन 1975 में। ये पार्क छोड़ो, यहाँ पर लिखा है पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है ना। ये भारत और नीचे यहाँ पर आपकी श्रीलंका, इसके बीच की जल संधि को पाक जल संधि बोलते हैं। पाक का मतलब पाकिस्तान के साथ मत कर देना। अगला, ज्वालामुखी क्रिया से किस मिट्टी का निर्माण होता है? ज्वालामुखी क्रिया से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अमेजन वर्षावन कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। मरुस्थल में उगने वाले पौधे मरुद्यान कहलाते हैं। ये गलत हो गया ना, यहाँ पर लिखो मरुद्यान, मरुद्यान कहलाते हैं, ठीक है ना। सुनामी जापानी भाषा का शब्द हो जाएगा। वायुमंडल की निचली परत क्षोभ मंडल मौसमी घटनाओं के लिए जानी जाती, इसे परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड हो जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है ना। और इसमें कितने विषय हैं आपके? 29 विषय आपके शामिल किए गए हैं। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना है? तो 5 ईयर्स का। संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का उल्लेख है? 11वीं अनुसूची में है। नगर पालिकाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है?
12वीं अनुसूची में उल्लेख है। ठीक, ये तो आपको पता ही होगा। 11वीं अनुसूची पंचायत सी और 12वीं अनुसूची आपकी नगर पालिकाओं से जुड़ी है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय और 12वीं में आपके 18 विषय हो जाएंगे। ठीक है ना। अगला देखो, पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। ठीक है ना। और अशोक मेहता ने 2 स्तरीय का सुझाव दिया था। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को बोलते हैं। डफरिन कांग्रेस के दौरान आपका गवर्नर था। ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम विकास अधिकारी बीडीओ होता है। नगर पालिका का प्रमुख नगर अध्यक्ष मेयर होता है। अगला, पंचायतों में महिलाओं के लिए न्यूनतम कितना आरक्षण अनिवार्य है? 1/3 33%। जिला योजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला पंचायत अध्यक्ष। जिले का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन है? जिला अधिकारी डीएम है। ये सिलेबस के टॉपिक पॉलिटी में है, एक जिला प्रशासन नाम से, वहाँ के क्वेश्चन। जिले में कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी सर्वोच्च अधिकारी पुलिस अधीक्षक एसपी। तहसील का प्रशासनिक एसडीएम। नागरिक सुरक्षा संगठन का मुख्य उद्देश्य आपातकाल में जन धन की रक्षा करना। भारत में नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 में। रेवेन्यू बोर्ड राजस्व परिषद का मुख्यालय प्रयागराज। जिला परिषद प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख कौन होता है? तो जिला अधिकारी होता है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जिला अधिकारी होता है। पुलिस महानिदेशक डीजीपी का कार्यकाल किस स्तर का होता है? राज्य स्तर का होता है ना। हॉटलाइन सेवा का संबंध आपातकालीन संचार। होम गार्ड्स बल का गठन किस उद्देश्य से किया गया है? पुलिस की सहायता हेतु होम गार्ड्स गठन किया गया है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बीएन राव। प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ? एक बार 1976 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भाग 3 मौलिक अधिकार को कहा जाता है। किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहते हैं मेरे मित्र? संविधान की आत्मा अंबेडकर साहब ने कहा है, अनुच्छेद 32 को कहा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर जोड़ा गया था। कुल 11 हैं। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगता है? अनुच्छेद 61। ये 11 है इनकी संख्या। धन विधेयक केवल किस सदन में पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। दल बदल 10वीं से संबंधित है। प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता। राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। ठीक है ना। अगला, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन? उपराष्ट्रपति होता है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में। भारत के सबसे पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। अगला, कैग सीएजी की नियुक्ति 148 अनुच्छेद में है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपको देखने को मिल सकता है। कैग की नियुक्ति 148 में। सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? जनवरी के प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जनवरी में मनाया जाता है। मोटर वाहन अधिनियम कब लागू हुआ? 1988 में मोटर वाहन अधिनियम लागू हुआ। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? दिव्यांग जन अधिनियम 2016 में पारित हुआ। विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। ये वाला स्लाइड, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1-2 क्वेश्चन अवश्य आपको देखने को मिलेगा सड़क सुरक्षा और दिव्यांग से रिलेटेड, क्योंकि सिलेबस में 2 टॉपिक आपके दिए गए हैं। एग्जामिनर हमेशा ये चाहता है कि हम नए क्वेश्चन दे दें, है ना, और वो अब की बार नए क्वेश्चन ही बनाएगा, घिसे पिटे नहीं बनाएगा कि अकबर ने क्या कर दिया, वो कुछ नहीं बनाएगा, देख लेना आप। ठीक है ना। सुगम्य भारत अभियान का लक्ष्य दिव्यांगों के लिए सुलभता। दिव्यांगों के लिए कार्य करने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय संस्थान NIVH देहरादून। रेड लाइट पर रुकना यानी कि आदेशात्मक है। यातायात में जेब्रा क्रॉसिंग का अर्थ पैदल यात्रियों के लिए रास्ता होता है। ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना किस सूची का विषय है? बताओ। ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना ये आपके राज्य सूची का विषय है। दिव्यांगता के लिए UDID कार्ड क्या है? विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र। भारत की परमाणु नीति का मुख्य सिद्धांत क्या है? नो फर्स्ट यूज।
नो फर्स्ट यूज़, ये भारत की परमाणु नीति का सिद्धांत हो जाएगा। भारतीय विदेश नीति का जनक किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। पंचशील सिद्धांत 1954 में होता है ना, चाचा नेहरू। और चीन का है यार, नाम नहीं याद आ रहा, लाई करके है उसका नाम, चीन का लाई और भारत के नेहरू के बीच में ये पंचशील सिद्धांत होता है। अगला, गुट निरपेक्षता का अर्थ किसी भी गुट में ना शामिल होना। जब शीत युद्ध का दौर था, है ना, अमेरिका और आपका जो सोवियत संघ के बीच का युद्ध चल रहा था, है ना, तो उस दौरान भारत किसी भी देश में शामिल नहीं हुआ, इसने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस पद कब बनाया गया था? 2019 में। कमांडर एंड कंट्रोल सेंटर किस मंत्रालय के अधीन है? रक्षा मंत्रालय के अधीन है। मैक मोहन रेखा किन देशों के बीच में? भारत चाइना। रेड क्लिप रेखा भारत पाकिस्तान। नीली टोपी का मतलब क्या है? संयुक्त राष्ट्र शांति सेना, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना, नीली टोपी। अगला, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा। G20 की स्थापना 1999। नेक्स्ट, सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल। भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? 1945 में बना। ब्रिक्स का अंतिम सदस्य कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला है। अगला, विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? अमेरिका करता है। विश्व बैंक का अध्यक्ष अजय बंगा जी है ना अभी। अगला देखो, मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय जेनेवा। संविधान का संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता? 368। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ क्या है? प्रतिनिधि आधारित शासन। लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव किस आयोग ने दिया था? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। अगला देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? 12 करते हैं। संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा है। ठीक है ना। जितने भी मित्रों को ये वाली हमारी पीडीएफ चाहिए, ये लास्ट क्लास की है ना, तो आप लोग एक टेलीग्राम में दे देता हूँ आपको, है ना। कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर टेलीग्राम का लिंक होगा, है ना, टेलीग्राम का लिंक होगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम में ये वाली पूरी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12। संसद का निम्न सदन लोकसभा होता है। राज्यसभा आपका उच्च सदन होता है। तदर्थ न्यायाधीश एड होक की नियुक्ति किस न्यायालय में होती है? सुप्रीम कोर्ट में। रिट जारी करने का अधिकार 32 सुप्रीम कोर्ट 32 और हाई कोर्ट 226। ये इम्पोर्टेंट कर लेना। देखो, हाई कोर्ट 226 में कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब आई थी? 1999। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। अगला देखो, अगला यहाँ पर कहता, भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। ठीक। एकीकृत न्यायपालिका का सिद्धांत अमेरिका से लिया गया। मूल अधिकार का निलंबन किस परिस्थिति में हो सकता है? कि किस राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकार आपके निलंबित किए जा सकते हैं। विश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है विश्वास प्रस्ताव। शून्यकाल 0R कब होता है? प्रश्नकाल के बाद। संविधान का 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित। त्रिपुरा में स्वायत्त जिला परिषदों का उल्लेख किस अनुसूची में? 6ठी में। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति करता है। अगला देखो, वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? 280 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? कब हुआ था? 1993 में हुआ था। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 होते हैं। 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेना। प्रवर समिति सेलेक्ट कमेटी का कार्य क्या है? विधेयक की जांच करना प्रवर समिति का काम होता है। अगला, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में है। अगला, ग्राम न्यायालय अधिनियम कब पारित हुआ? 2008 में। नगरीय शासन को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो 1992 74वां संविधान संशोधन में मिला था, है ना। और 73वें संविधान संशोधन
92 में ग्राम पंचायती को संवैधानिक दर्जा मिला था, है ना, किसकी सिफारिश पर? बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर मिला था। ठीक है ना। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनों में से एक हो सकता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। भाषाई अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपके आ चुके हैं फिजिकल एजुकेशन के। अभी तक देखो मेरे मित्र, हमने आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन करा दिए, है ना, 200 से अधिक क्वेश्चन आपके करा चुका हूँ हिस्ट्री के, और ज्योग्राफी के 200 से प्लस, है ना, ज्योग्राफी के 200 प्लस क्वेश्चन, 500 तो आपके हो ही चुके हैं। और हमने आपको ज्योग्राफी पॉलिटी का सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है, सेलेक्टेड 4-5 टॉपिक थे, उनसे हमने आपको 100 टॉप लेवल के क्वेश्चन करा दिए। अब हम फिजिकल एजुकेशन पे आ चुके हैं, फिर उसके बाद म्यूजिक पे आएंगे, होम साइंस पे आएंगे, फिर किस पे आएंगे? एग्रीकल्चर पे आएंगे। तो पूरा सिलेबस खत्म है इस वीडियो में, है ना, ध्यान से पढ़ो। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सर्वांगीण विकास। योग निश्चित वृत्ति निरोध, ये परिभाषा किसने दी? महर्षि पतंजलि ने दी। योग के कितने अंग हैं? 8 अंग होते हैं। यम नियम आसन, है ना, ये वाला नियम आपका होता है। प्राणायाम का मुख्य संबंध किससे है? श्वसन प्रक्रिया, सांस पर नियंत्रण से इसका संबंध हो जाएगा। सूर्य नमस्कार में कुल कितनी स्थितियां होती हैं? 12 होती हैं। शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर, जांघ की हड्डी होती है। व्यायाम करने से हृदय की कार्य क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ती है ना, हृदय की कार्य क्षमता। अनुलोम विलोम किस प्रकार का प्राणायाम है? तो नाड़ी शोधन का प्राणायाम है। शारीरिक शिक्षा के जनक, ये इम्पोर्टेंट बन सकेगा क्वेश्चन, है ना, तो फ्रेडरिक लुडविग जोन को कहा जाता है। योग शब्द संस्कृत का है। शरीर का सामान्य तापमान 98.6 सेंटीग्रेड से लेकर के आपका 37 डिग्री केल्विन तक हो सकता है ना, सेल्सियस तक हो सकता है। व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में किसका संचय होता है? लैक्टिक एसिड थकान के लिए जिम्मेदार होता है। अगला, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। मार्चिंग में सैल्यूट का मुख्य उद्देश्य अनुशासन और सम्मान प्रदर्शित करना। खेल के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है आपका। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? 1961 में आपका शुरू हुआ था अर्जुन पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों कोचों को दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस पर मनाया जाता है। मार्चिंग के समय दाहिने मुड़ने का कमांड किस पैर पर किया जाता है? दाहिने पैर पर किया जाता है। दाएं मुड़, बाएं मुड़, है ना। विक्रमादित्य खेल पुरस्कार किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश राज्य से आपका संबंधित हो जाएगा। अगला, राष्ट्रीय खेल नीति की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1984 में हुई थी। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में हुई। ओलंपिक खेलों का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। पिग्मी या टैग गेम किस प्रकार का है? तो ये मनोरंजनात्मक हो जाएगा, मनोरंजनात्मक खेल हो जाएगा, पिग्मी या टैग गेम। ठीक। फुटबॉल के एक मैच की अवधि कितनी है? 90 मिनट। ओलंपिक छल्ले रिंग्स की संख्या आपकी 5 है, जो 5 देशों को या महाद्वीपों को दर्शाता है? बताओ। तो महाद्वीपों को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? लॉर्ड्स लंदन को कहा जाता है। बैडमिंटन में शटलकॉक का वजन कितना होता है? 450 ग्राम से लेकर के 550 ग्राम का होता है। वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया? विलियम जी मॉर्गन। बास्केटबॉल टीम में एक समय में कितने खिलाड़ी कोर्ट पर होते हैं? तो 5 होते हैं। इसमें कितने? 5 आपके होते हैं। ठीक है ना। अगला देखो, टेबल टेनिस की शुरुआत इंग्लैंड से मानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की स्थापना 1984 में हुई है। जो आपका फिजिकल एजुकेशन का पार्ट है उसमें योग, प्राणायाम, है ना, और खेल और पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन आपसे देखने को मिलेगा। कबड्डी खेल का जन्मदाता अपना भारत माना जाता है। एथलीटों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट,
मांसपेशियों की मरम्मत के लिए पोषक तत्व प्रोटीन। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत खट्टे फल, आंवला, नींबू। खेल के दौरान शरीर में पानी की कमी को डिहाइड्रेशन बोलते हैं। शरीर के निर्माण में सहायक पोषक तत्व प्रोटीन। एथलीट को कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है? हड्डियों की मजबूती के लिए होती है। खेल के तुरंत बाद कौन सा भोजन लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मिश्रण लेना चाहिए। अगला, आयरन की कमी से एनीमिया होता है, रक्त की कमी हो जाती है। खेलों में संतुलित आहार क्या सुनिश्चित करता है? तो सही वजन और ऊर्जा का स्तर सुनिश्चित करता है। प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जान बचाना और स्थिति को बिगड़ने से रोकना इसका उद्देश्य होता है। मोच आने पर कौन सी तकनीकी अपनाई जाती है? ये इंपॉर्टेंट बन सकेगा क्वेश्चन। राइस, रेस्ट, आइस कंप्रेशन एंड एलिवेशन, ये आपका है। इसमें फुल फॉर्म भी आपसे बन सकता है, कौन किसका है। घाव को साफ करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? एंटीसेप्टिक घोल का। कृत्रिम श्वसन देने की सबसे प्रचलित विधि माउथ टू माउथ। हड्डी टूटने, फ्रैक्चर पर क्या करना चाहिए? प्रभावित हिस्से को स्थिर करना चाहिए। अत्यधिक खून बहने पर क्या करना चाहिए? घाव पर दबाव डालना। अत्यधिक रक्तस्राव होने पर क्या करना चाहिए? घाव पर दबाव डालना। लू लगने, हीट स्ट्रोक पर क्या उपचार करना चाहिए? अगर लू लग जाए तो व्यक्ति को छाया में ले जाना, ठंडा पानी पिलाना। एईडी का पूर्ण रूप क्या है? ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर, ये होता है इसका फुल फॉर्म, आ सकता है खेल का। डेफिब्रिलेटर एक्सटर्नल ऑटोमेटेड, ये एईडी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, प्राथमिक चिकित्सा पेटी, फर्स्ट एड बॉक्स में क्या अनिवार्य है? पट्टियाँ, डेटॉल और कैंची, है ना। खेलों में नशीले पदार्थों को प्रयोग को क्या बोलते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। खेल में नशीले पदार्थों को डोपिंग कहा जाता है। नाडा का पूरा नाम क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, देख लेना, एक इसमें से छपा मिलेगा आपको। नेक्स्ट, बाडा का मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा। डोपिंग के कारण खिलाड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्वास्थ्य की हानि और प्रतिबंध, ठीक है ना। अगला क्या है? नशा मुक्ति का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? जागरूकता और उचित मार्गदर्शन। डोपिंग परीक्षण किसके द्वारा होता है? प्रयोगशाला, लैब के द्वारा होता है। धूम्रपान पर फेफड़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है? सांस लेने की क्षमता कम हो जाती है। खेल प्रबंधन का मुख्य कार्य क्या है? संसाधनों का सही उपयोग करना। टूर्नामेंट के प्रकार नॉकआउट और लीग होता है। अगला, नियोजन प्लानिंग का पहला चरण लक्ष्य निर्धारित करना, है ना। आप नियोजन करोगे तो पहला लक्ष्य निर्धारित करना ही होगा। फिर आगे बजट बनाना खेल प्रबंधन के किस अंग में आता है? वित्तीय प्रबंधन में आता है ना। लीग टूर्नामेंट का दूसरा नाम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट होता है। नॉकआउट टूर्नामेंट में एक बार हराने वाली टीम का क्या होता है? वह प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है। खेल प्रबंधन में लीडरशिप का महत्व क्या है? टीम का मनोबल बनाए रखने के लिए। टूर्नामेंटर की फिक्सचर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सीडिंग का उपयोग किया जाता है। अगला, खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। और फुटबॉल में रेड कार्ड का मतलब क्या है? खिलाड़ी को मैदान से बाहर करना। ओलंपिक ध्वज में पीला छल्ला किस महाद्वीप को दर्शाता है? एशिया को दर्शाता है। अब यार मुझे ये भी बताना पड़ेगा, जो आपके 5 है ना, 5 रंग, 5 रंग में कौन कौन सा नीला, पीला, हरा किसको दर्शाता है? आइए बताता हूँ। ओलंपिक के छल्लों की बात यहाँ पर करते हैं। नीला जो छल्ला है ना, यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है। पीला एशिया को दर्शाता है। काला अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका के लोग काले हैं ही। हरा ऑस्ट्रेलिया और ओसानिया को। लाल अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका हर समय लाल हो जाता है, युद्ध करने पर तैयार हो जाता है, एकदम लाल रूप बना लेता है, तो ऑस्ट्रेलिया। काला अफ्रीका। नीला ब्लू यूरोप। पीला एशिया, है ना, जिसमें हम लोग रहते एशिया, तो पीला एशिया, पीले पीले, ठीक है ना। तो ये याद रखना, शायद बन सके क्वेश्चन यहाँ से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? हॉकी में 1928 में। डबल फोल्ट शब्द किस खेल से है? टेनिस से। जिम्नास्टिक में फ्लोर एक्सरसाइज के लिए मैट का उपयोग क्यों होता है? चोट से बचने के लिए मैट, चटाई का प्रयोग होता है ना। शतरंज खेल का उद्भव भारत से। प्रथम एशियाई खेल कब कहाँ आयोजित? 1951 नई दिल्ली। चेकमेट शब्द किस खेल से जुड़ा है? शतरंज से। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा शब्द किस खेल से है? तो चेकमेट आपका शतरंज से है।
खेल मनोविज्ञान स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? कोलमैन ग्रिफिथ को कहा जाता है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में बायोमैकेनिक्स का क्या अर्थ है? शरीर की गति का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। ठीक। सबसे अधिक बार ओलंपिक हॉकी का स्वर्ण पदक किस देश ने जीता? भारत ने जीता। एसएस कप किस खेल से है? क्रिकेट से है। गोल्फ का खिलाड़ी जहां गेंद रखता है उसे क्या कहते हैं? उसे टी बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट अगला, बटरफ्लाई शब्द किस खेल से है? तो तैराकी से है। मैराथन की दौड़ की मानक दूरी कितनी है? 42.195 किलोमीटर। खेलों में कोचिंग का अर्थ क्या है? तकनीक और कौशल प्रशिक्षण देना। कबड्डी की एक पाली कितने मिनट की होती है? 20 मिनट की होती है। बास्केटबॉल में कोर्ट की सतह कैसी होनी चाहिए? समतल और कठोर। खेल प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य खेलों को सुव्यवस्थित आयोजन करना। सिल्वर जंप किस खेल में प्रयोग होता है? लंबी कूद में। भारत के प्रथम खेल मंत्री, अरे खेल मंत्री आ गए यहाँ पे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इम्पोर्टेंट, पहली बार देख रहे होगे क्वेश्चन खेल मंत्री का। एथलेटिक्स, अभी वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? मुझे नहीं पता, पढ़ लेना गूगल करके, वर्तमान में खेल मंत्री कौन है। ठीक। एथलीट्स का ट्रैक कितने मीटर का होता है? 400 मीटर का। जूडो की उत्पत्ति किस देश में हुई है? जापान में। खेल में वार्म अप क्यों आवश्यक है? चोट से बचने और प्रदर्शन सुधारने के लिए आवश्यक है। मांसपेशियों का संकुचन कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, 3 प्रकार का मांसपेशियों का संकुचन। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को क्या बोलते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर बोलते हैं। ठीक है ना, इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। कहाँ पर? 7 अप्रैल 1948 को होती है। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट्स का प्रतिशत कितना होना चाहिए? 50 से 60% होना चाहिए। व्यायाम के बाद कूल डाउन का मतलब भाई हृदय की गति को सामान्य करना। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी से। खेल का मैदान बनाने के लिए कौन सा मापदंड सबसे जरूरी है? लंबाई चौड़ाई का अनुपात सबसे जरूरी है। शारीरिक शिक्षा के अनुशासन को क्या कहा जाता है? फिजिकल कल्चर बोलते हैं। खेल का सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है? खेल भावना, स्पोर्ट्स मैनशिप। खत्म खेल वाला आपका। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो आगे के। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकते हैं, उन्हें बोलते हैं नवीकरण। चिपको आंदोलन का उद्देश्य वृक्षों की कटाई को रोकना था। सतत विकास का मतलब है वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ी को संसाधन को सुरक्षित रखना, भविष्य के लिए सुरक्षित रखना, ये सतत पोषणीय विकास था। अगला, भूतापीय ऊर्जा कैसा है? अच्छा या नवीकरणीय है? ये आपका पारिस्थितिकीय पदचिन्ह इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का क्या मापता है? किसी व्यक्ति या समाज द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मापता है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था। और देखो ईवीएस भी सिलेबस में दिए गए है। एक जनसंख्या वाला टॉपिक है, एक आपका संसाधन का टॉपिक है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो वहाँ से अब क्वेश्चन आपको कराता हूँ। ठीक है ना। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पायेंग को बोलते हैं। संसाधन संरक्षण की दिशा में 3R का अर्थ क्या है? रिड्यूस कम करना, रीयूज पुनः उपयोग करना, रिसाइकिल पुनः चक्रण करना। ये क्वेश्चन मेरी दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। किस प्राकृतिक संसाधन को काला सोना बोलते? पेट्रोलियम को बोलते हैं। पृथ्वी के कुल कितना प्रतिशत मीठा जल है? लगभग 2.5% मीठा जल है। अगला, पारिस्थितिक संतुलन इकोलॉजिकल बैलेंस का अर्थ जीवों और पर्यावरण के बीच में स्थिरता। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह, अगर ऊर्जा के प्रवाह की बात की जाए खाद्य श्रृंखला में, एक दिशीय होता है ना। और पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य ही है। ट्रॉफिक स्तर में वृद्धि के साथ ऊर्जा की मात्रा का प्रभाव क्या पड़ता है? ऊर्जा कम हो जाती है। ठीक है ना, ऊर्जा कम हो जाती है। होमोस्टेसिस पारिस्थितिकी तंत्र में क्या भूमिका निभाता है? तो आत्म विनियमन या संतुलन बनाए रखना।
अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक स्थिर माना जाता है? महासागर माना जाता है। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है तो भी मैं आप लोगों की क्लास यहाँ पर ले रहा हूँ, है ना। अगला देखो, अगला यहाँ पर क्वेश्चन कहता है नाइट्रोजन चक्र में कौन से जीव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो नाइट्रोजन चक्र याद रखना, नाइट्रोजन चक्र में राइजोबियम जैसी बैक्टीरिया, पारिस्थितिकी तंत्र की स्टोन प्रजाति, की स्टोन वह प्रजाति जो पूरे तंत्र की स्थिरता के लिए अनिवार्य है। बायोमैग्निफिकेशन का अर्थ खाद्य श्रृंखला में विषैले पदार्थों की सांद्रता बढ़ना। जैव विविधता का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जिसको पृथ्वी का फेफड़ा भी बोलते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत में बदलने हेतु फोटोवोल्टिक सेल का प्रयोग किया जाता है। जीवाश्म ईंधन के दहन से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। जल विद्युत परियोजनाएं किस प्रकार का संसाधन है? ऊर्जा का अक्षय यानी कि नवीकरण। मृदा अपरदन रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वृक्षारोपण, सीढ़ीदार खेती। खनिजों के अत्यधिक दोहन, अतिदोहन बोलते हैं ना इसको। पवन ऊर्जा के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन से हैं? तटीय क्षेत्र और खुले मैदान। पवन ऊर्जा के लिए पवन चक्कियां वहीं पर आपकी लगाई जाती हैं। बायोमास ऊर्जा का मुख्य स्रोत पादप और जंतु अवशेष। ग्रीन बिल्डिंग की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा की खपत को कम करना। परमाणु ऊर्जा किस संसाधन के अंतर्गत आती है? अनवीकरण, लेकिन स्वच्छ विकल्प है ये। परमाणु ऊर्जा अनवीकरण है, नवीकरण नहीं है आपकी, अनवीकरण में आता है, ठीक है ना। संसाधनों के तर्क संगत उपयोग के लिए कौन सी रिपोर्ट प्रसिद्ध है? ब्रेटलैंड रिपोर्ट, है ना, जिसमें आपका पृथ्वी सम्मेलन बाद में आपका अपनाया जाता है ना, 1991 वाला, 91-92। अगला यहाँ पर देखो क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, यहाँ पर कहता है जनांकिकी संक्रमण पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालता है? संसाधनों पर दबाव में वृद्धि डालता है। अगला जनसंख्या विस्फोट का पर्यावरण पर सबसे नकारात्मक प्रभाव निर्वनीकरण होता है, डिफोरेस्टेशन। जनसंख्या विस्फोट का पर्यावरण पर वनों का नष्ट होना। जनसंख्या वृद्धि से नगरीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? झुग्गी बस्तियों का विस्तार होता है, कचरे की समस्या होती है जनसंख्या बढ़ने से। माल्थसियन का सिद्धांत, है ना, ये माल्थसियन एक व्यक्ति का नाम है, भूगोलवेत्ता था, है ना, जनसंख्या के बारे में इसने खूब लिखा है। तो जनसंख्या ज्यामितीय रूप में और संसाधन अंकगणितीय रूप में बढ़ते हैं, ये माल्थसियन का सिद्धांत कहता है। अगला जनसंख्या घनत्व बढ़ने से जल की उपलब्धता पर क्या असर पड़ता है? जल संकट और भूजल का दोहन होता है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण जैव विविधता का ह्रास क्यों होता है? आवास के विनाश के कारण। जनसंख्या वृद्धि और ग्लोबल वार्मिंग में संबंध। उपभोग बढ़ने से कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि। वहनीय क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी का अर्थ क्या है? एक निश्चित क्षेत्र जो जनसंख्या का पोषण कर सके। बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि पर प्रभाव पड़ता है भाई, भूमि विखंडित हो रही है, खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरकों का अधिक प्रयोग हो रहा है, और जनसंख्या बढ़ने के कारण स्थानीय जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? अर्बन हीट आइलैंड का प्रभाव पड़ता है, ठीक। अगला ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किसकी अधिकता से होता है? नाइट्रेट की अधिकता से। ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एसिड रेन अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड से होती है। मिनी माता रोग जापान के शहर में मेरे मित्र फैला था पारा मरकरी से, याद रखना मरकरी से। प्रकाश रासायनिक स्मोग, है ना, प्रकाश फोटोकेमिकल स्मोग में कौन कौन सी गैस आपकी शामिल है? कौन कौन सी गैस इसमें शामिल है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बाष्पीशील कार्बनिक यौगिक इसमें शामिल है। ध्वनि प्रदूषण की इकाई को डेसिबल बोलते हैं। गंगा एक्शन प्लान 1985। मृदा प्रदूषण का बायो रेमेडिएशन, सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रदूषकों को हटाना। ई कचरे के निस्तारण में सबसे बड़ी समस्या भारी धातुओं का रिसाव। वायु प्रदूषण मापने का सबसे प्राकृतिक सूचक लाइकेन, ये लाइकेन बहुत इंपॉर्टेंट है। वायु प्रदूषण मापने का सबसे अच्छा सूचक इंपॉर्टेंट कर लेना लाइकेन को। जीरो वेस्ट का लक्ष्य कचरे को लैंडफिल तक जाने से रोकना। कंपोजिटिंग का क्या मतलब है? जैविक अपशिष्ट या सूक्ष्म जीवों द्वारा खाद में बदलना। भस्मीकरण का मतलब क्या है? भस्मीकरण का खतरनाक और गैर पुनर्चक्रण योग्य कचरे में ये किया जाता है भस्मीकरण, ठीक है ना। कचरा से ऊर्जा, वेस्ट टू एनर्जी तकनीक किस अवशिष्ट के लिए प्रभावी है? नगर निगम के ठोस कचरे के लिए प्रभावी है। प्लास्टिक
लिसिस का उपयोग किस में होता है? प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने में। खतरनाक अपशिष्टों का प्रबंधन किस अधिनियम के तहत? खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन संचालन नियम से। कचरे के पृथक्करण का लाभ? पुनर्चक्रण की दक्षता में वृद्धि। लेचिट लैंडफिल से निकलने वाला दूषित तरल है। लेचिट। बायोमेडिकल कचरे का निस्तारण कैसे होता है? ऑटो क्लेविंग और भस्मीकरण के द्वारा होता है। जो बायोमेडिकल में सुइयां हैं बहुत खतरनाक आपके होते हैं ना, तो भस्मीकरण से ही होता है। अगला, स्वच्छ भारत मिशन के तहत अपशिष्ट प्रबंधन का मुख्य आधार क्या है? स्रोत पर पृथक्करण। अगला देखो, आपदा प्रबंधन का हेरारकी क्या है? तो सबसे पहले समन, फिर तैयारी, प्रतिक्रिया, फिर लास्ट में रिकवरी। ये आपदा प्रबंधन के चरण होते हैं, ठीक है ना। चक्रवात में आंख, अत्यंत निम्न वायु दाब बताया हूं आपको। सूखा किस प्रकार की आपदा है? धीमी गति से होने वाली आपदा आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। आपदा प्रबंधन अधिनियम भारत में कब आया था, कब पारित हुआ था? 2005 में। सेंडई फ्रेमवर्क का संबंध किससे है? आपदा जोखिम न्यूनीकरण से है। 2015 से 2030 ये अपनाया गया है सेंडई फ्रेमवर्क, ठीक। भूस्खलन के लिए सबसे संवेदनशील जोन हिमालयी क्षेत्र। एनडीआरएफ का गठन किस उद्देश्य से हुआ? आपदाओं में त्वरित प्रक्रिया के लिए। बाढ़ के दौरान इमरजेंसी किट का क्या अनिवार्य होना है? प्राथमिक उपचार और सूखे भोजन में। अगला, अर्ली वार्निंग सिस्टम सबसे ज्यादा किस आपदा में प्रभावी है? चक्रवात, सुनामी में। पर्यावरण संरक्षण का गांधी किसे कहा जाता है? इंपोर्टेंट, सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। चिपको आंदोलन से संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता मेधा पाटकर। वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। वाटरमैन ऑफ इंडिया, ये तीनों इंपोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। अगला, वंदना शिवा का संबंध किस आंदोलन से है? जैव विविधता संरक्षण से। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट की संस्थापक कौन थी? बांगरी मथाई। पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्ध भारतीय कौन है? एमसी मेहता, पर्यावरण वकील थी ये। सलीम अली को किस नाम से जाना जाता है? बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से सलीम अली को जाना जाता है। के.एम. मुंशी का पर्यावरण में क्या योगदान है? तो वन महोत्सव की शुरुआत के.एम. मुंशी ने की थी। अगला, सुनीता नारायण किस संस्था से जुड़ी हैं? सुनीता नारायण सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट से जुड़ी हैं। अमृता देवी बिश्नोई का बलिदान किस लिए प्रसिद्ध है ना? खेजड़ली आंदोलन, पेड़ों को बचाने के लिए। अमृता देवी बिश्नोई के नाम से पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार भी दिया जाता है मेरे मित्र, याद रखना। अगला, पर्यावरण का नोबेल किस पुरस्कार को कहा जाता है? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? किसके द्वारा दिया जाता है? पर्यावरण के द्वारा वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व पृथ्वी दिवस अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। ग्लोबल 500 है ना, 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण उपलब्धि में। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लेना है ना। एक क्वेश्चन आपको पर्यावरण से दिवस से संबंधित देखने को मिलेगा, क्योंकि सिलेबस में पर्यावरण दिवस प्रसिद्ध व्यक्ति नाम से टॉपिक है। तो व्यक्ति आपको ऊपर बता दिए है ना कौन क्या। अब दिवसों की बात कर रहा हूँ मैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और जल दिवस कब मनाते हैं ये सब कुछ बताऊंगा आपको। जल दिवस 22 मार्च को, ओजोन दिवस 16 सितंबर को, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और जैव विविधता दिवस 22 मई को। टाइपलर पुरस्कार किस क्षेत्र में? पर्यावरण उपलब्धि के लिए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी, केन्या, इंपोर्टेंट पेपर के लिए। नेक्स्ट, विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है हाथी दिवस। विश्व ओजोन दिवस की शुरुआत किस प्रोटोकॉल से हुई है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर से हुई है। अर्थ आवर का संबंध मार्च के अंतिम शनिवार। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। ऊर्जा संरक्षण दिवस 16 क्या है? ऊर्जा संरक्षण दिवस आपका
14 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। अब हम आ चुके हैं संगीत पर। जितने भी मित्र यहाँ तक वीडियो देख लिए, 600-700 क्वेश्चन करा दिए हमने बिल्कुल कम टाइम में। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट कर देना। और 701 नंबर का संगीत में कुल कितने शुद्ध स्वर होते हैं। पहली बात, टोटल स्वर आपके संगीत में 12 होते हैं, 7 होते हैं शुद्ध। 7 कैसे शुद्ध? एकदम प्योर। 5 होते हैं विकृत, अशुद्ध। विकृत को अशुद्ध बोलते हैं ना, ठीक है ना, ये बात याद रखना। 12 होते हैं, 7 शुद्ध 5 विकृत। सा और पा को कहा जाता है अचल स्वर कहा जाता है। रे गा धा नी स्वर क्या कहलाते हैं? ये कोमल हैं भाई, कोमल स्वर हैं। जैसे सा रे गा मा पा धा नी, जिसमें रे गा और धा नी ये क्या है? कोमल में आते हैं। और भाई माँ क्या है? माँ हमेशा ही आपका तीव्र मध्यम रहेगा, तीव्र माँ रहेगा, मध्यम नहीं। तीव्र क्या रहेगा? माँ आपका हमेशा ही तीव्र रहेगा। सप्तक के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, मंद्र, मध्य और तार, ये 3 प्रकार होते हैं। राग का मुख्य स्वर जो राग की पहचान कराता है उसे बादी स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बादी स्वर बोलते हैं। राग में प्रयुक्त दूसरा महत्वपूर्ण स्वर संवादी होता है। जिस राग में 7 स्वर लगते हैं उनको संपूर्ण जाति बोलते हैं। 5 स्वरों वाले राग की जाति को औड़व बोलते हैं। 6 स्वरों की जाति वाले राग को साड़व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साड़व बोलते हैं। याद रखना, 6 को साड़व बोलते हैं, 5 को आड़व बोलते हैं और 7 को संपूर्ण बोलते हैं। नेक्स्ट, आरोह अवरोह में स्वरों का क्रम क्या कहलाता है? थाट कहलाता है। संगीत में कुल कितने मुख्य थाट माने जाते हैं? 10 माने जाते हैं। राग यमन किस थाट का राग है? कल्याण थाट है, ये आता है पेपर में। राग भैरवी का बादी स्वर क्या है? तो राग भैरवी का माँ हो जाएगा। राग बिलावल का कौन से स्वर लगते हैं? सभी शुद्ध लगते हैं। वह राग जिसे गाते समय तीव्र माँ का प्रयोग होता है। राग यमन में तीव्र माँ का प्रयोग होता है। दिन के प्रथम प्रहर में गाया जाने वाला राग राग भैरव आपका हो जाएगा। अगला, राग का समय सिद्धांत, दिन के समय के अनुसार गायन होता है। पकड़ किसे कहते हैं? रागों के मुख्य स्वर समूह को पकड़ कहते हैं। वर्जित स्वर क्या है? जिन स्वरों का प्रयोग राग में नहीं होता है उनको वर्जित स्वर कहा जाता है। संगीत में समय की गति को लय बोलते हैं। इंपॉर्टेंट, संगीत में समय की गति को लय बोलते हैं। लय कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक विलंबित होता है, एक मध्य होता है, एक द्रुत होता है। मात्राओं के समूह को ताल बोलते हैं। ताल की पहली मात्रा को सम बोलते हैं, ठीक है ना। और ताल के खाली भाग को खाली बोला जाता है। दादरा ताल में 6 मात्राएं होती हैं। कहरवा ताल में 8 मात्राएं होती हैं। 3 ताल में 16 मात्राएं आपकी होती हैं। और झपताल में कितनी होती हैं? झपताल इंपॉर्टेंट है। झपताल कितनी होती हैं? 10 होती हैं। वीडियो को 1-2 बार देख लेना, ठीक है ना, सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ताल को हाथ पर दिखाने की प्रक्रिया को ताली खाली। लयकारी क्या है? लय को दुगनी या चौगुनी करना लयकारी होता है। विलंबित लय का प्रयोग किसमें होता है? तो बड़े ख्याल में होता है। तबला वादक ताल को कैसे दर्शाता है? ठेके द्वारा दर्शाता है। एक आवर्तन पूरा होने पर क्या आता है? सम आता है। और द्रुत लय का अर्थ क्या है? तेज गति। मात्रा क्या है? संगीत का सबसे छोटा समय मापक। विभाग क्या है? ताल के टुकड़े जो होते हैं ना उनको विभाग बोलते हैं। तबले के दाहिने भाग को दायां या चांटी बोलते हैं। तबले के बाएं भाग को डुग्गी या बयां बोलते हैं। ताल शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि। ये इंपॉर्टेंट है, बन सकेगा क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है ना, बन सकेगा। अगला देख लो, यहाँ पर कहता है विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता श्यामलाल गुप्त पार्षद। इंपॉर्टेंट, सारे जहां से अच्छा किसने लिखा? मोहम्मद इकबाल ने। जनगण मन किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। जनगण मन की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड है गाने की अवधि। और वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदना गीत का मुख्य भाव ईश्वर स्तुति होता है। मीराबाई किस प्रकार के गीतों के लिए प्रसिद्ध है? भजन के लिए। कबीर के पद किस श्रेणी में आते हैं? भजन निर्गुण धारा में आते हैं। झंडा गान किस अवसर पर गाया जाता है? स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस पर गाया जाता है। देश प्रेम के गीतों को किस रस में रखा जाता है? वीर रस में रखा जाता है। भजनों में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग अधिक होता है? तो मंजीरा हारमोनियम का प्रयोग होता है। सूरदास के पद किस भाषा में हैं? तो सूरदास के पद ब्रज भाषा में हैं। बैसड़ो जन तो तेने कहिए के लेखक कौन है? बैसड़ो जन तो तेने कहिए के जन के नरसिंह मेहता। देश गीत गाने का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता होता है। वंदना
का अर्थ क्या होता है? आराधना। राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया? 1911। भजनों में स्थाई क्या है? गीत का मुख्य मुखड़ा। भजनों में अंतरा क्या है? गीत का विस्तार होता है। राष्ट्रगीत की धुन किसने तैयार की? यदुनाथ भट्टाचार्य ने तैयार की। संगीत में भाव का महत्व क्या है? गीत की आत्मा होती है संगीत में भाव, ठीक है ना। वृक्षारोपण दिवस कब मनाया जाता है? वन महोत्सव जुलाई में मनाया जाता है, ठीक है ना। वन संरक्षण का अर्थ वनों को बचाना। प्रकृति से जुड़ा संगीत कौन सा है? लोकगीत। चिपको आंदोलन से संबंधित गीत क्या संदेश देते हैं? पेड़ बचाने का देते हैं। क्रियात्मक गीत क्या होते हैं? अभिनय के साथ गाए जाने वाले गीत को क्रियात्मक बोलते हैं। पर्यावरण दिवस 5 जून को गीतों में वृक्षों का वर्णन प्रकृति रस श्रृंगार के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। वृक्ष हमारे मित्र हैं, यह कैसा गीत है? प्रेरणादायक है। क्रियात्मक गीतों में किसका समन्वय होता है? संगीत और नृत्य का समन्वय होता है। जल संरक्षण पर आधारित लोक संगीत का नाम क्या है? पानी के गीत का नाम हो जाएगा। संगीत के माध्यम से जागरूकता कैसे फैलाई जाती है? नुक्कड़ नाटक गीत के द्वारा फैलाई जाती है, ठीक है ना। संगीत और प्रकृति का संबंध कैसा है? अटूट। क्रियात्मक गीतों का मुख्य केंद्र शारीरिक सक्रियता है ना, हिलना डुलना नाचना प्रदर्शित करना। वृक्षारोपण गीतों की भाषा कैसी होती है? सरल सुबोध होती है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रति जागरूक करने वाले गीत कैसे होते हैं? संदेश परक होते हैं। संगीत से मानसिक शांति का संबंध तनाव मुक्ति से है, ठीक है ना। प्राथमिक कक्षाओं में क्रियात्मक गीतों का महत्व क्या है? बच्चों में सक्रियता बढ़ाना। पर्यावरण संरक्षण के लिए संगीत क्या है? प्रभावी माध्यम। लोक गीतों में ऋतुओं का वर्णन क्यों होता है? ऋतु चक्र को जोड़ने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है संगीत रत्नाकर ग्रंथ किसने लिखा? ये तो इम्पोर्टेंट है, सारंगदेव ने लिखा। संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं। सप्तक में कुल कितने स्वर होते हैं? 7 होते हैं। तीव्र माँ का प्रयोग करने वाले राग को क्या कहते हैं? कल्याण राग कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कहता है गायन में भावों की प्रधानता क्या कहलाती है? रसानुभूति कहलाती है, क्योंकि गाने में जो भाव उत्पन्न होता है वही तो रस है, वही तो आनंद है ना, वही तो है। झंडा ऊंचा रहे हमारा ये पंक्ति कहाँ से है? झंडा गान से है। श्यामलाल गुप्त पार्षद ने इसको लिखा है। संगीत में श्रुति कितनी है? श्रुति कितनी है? श्रुति का मतलब सुनाई देना कानों को, तो 22 श्रुति संगीत में है। स्वर का चढ़ाव आरोह है, उतार अवरोह कहलाता है, ठीक है ना। और उतार क्या है? अवरोह है। रागों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है? समय थाट के आधार पर। गायन की सबसे छोटी इकाई स्वर। ताल का आधार क्या है? लय। लय आधार है ताल का। भजन किस भाषा में अधिक लोकप्रिय है? हिंदी और ब्रज में। राष्ट्रगान की धुन किसने दी? कैप्टन राम सिंह ठाकुर। ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, ये वाला कि राष्ट्रगान की धुन किसने दी थी? तो धुन लिखा तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने है, परंतु कैप्टन राम सिंह ने ठाकुर ने इसको धुन दी है। संगीत में शांति का प्रतीक स्वर मध्यम। तीव्र मध्यम वाले रागों का स्वभाव कैसा होता है? उज्ज्वल। वृक्षारोपण गीतों में कौन सा वाद्य प्रयोग करें? तो ढोलक बजाओ, ढोलक बजाओ, ठीक है ना। संगीत शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक विकास। राग में पकड़ का अर्थ राग की पहचान। संगीत सुनने का लाभ क्या है? मानसिक एकाग्रता। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? अब हम एग्रीकल्चर के क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है ना। एग्री आएगा पेपर में। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। मिट्टी की उर्वरता मापने का सबसे अच्छा तरीका मृदा परीक्षण। पौधों के लिए आवश्यक मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम होता है। और जीवांश खाद का मुख्य स्रोत गोबर की खाद, कंपोस्ट। किस सिंचाई विधि में पानी की बचत अधिक होती है? ड्रिप सिंचाई। फलों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को परिरक्षण बोला जाता है। अगला देखो, एक ही खेत में फसलों को अदल बदल कर बोना, फसल चक्र। पौधों की वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी दोमट मिट्टी। जैम बनाने के लिए किस फल का उपयोग सबसे अधिक होता है? सेब या अमरूद का सबसे अधिक होता है। अगला यहाँ पर कहता है पौधों में कायिक प्रवर्धन का उदाहरण गुलाब की कलम। वायुमंडल का अध्ययन मौसम विज्ञान या जलवायु विज्ञान। शाक वाटिका का मुख्य उद्देश्य ताज़ी सब्जियों की उपलब्धता करना। अगला, नर्सरी में पौधों को उगाने के लिए क्या आवश्यक है? तो उपयुक्त गमले या पॉलीथीन बैग। सिंचाई का सबसे पुराना साधन रहट था, जिसमें बैलों के माध्यम से सिंचाई की जाती थी। उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? मृदा प्रदूषण और अम्लीयता होती है।
कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ाती है? दलहनी फसलें मटर चना बढ़ाती हैं। बीज बोने की सबसे आधुनिक मशीन सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल मशीन न्यू आधुनिक मशीन है आपकी, ठीक है ना। फल वृक्षों की छटाई क्यों की जाती है? ऐसे वृक्ष जिनमें फल आपके आते हैं उनकी छटाई की जाती है, उत्पादन बढ़ाने के लिए की जाती है। अचार में परिरक्षक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? नमक का, तेल का, सिरके का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी में हवा का संचार क्यों आवश्यक है? जड़ों के श्वसन के लिए आवश्यक होता है। अगला, मौसमी फूलों का राजा गेंदा या पिटूनिया को कहा जाता है। शाक वाटिका में सब्जियां उगाई जाती हैं। फल संरक्षण में जेली के लिए क्या जरूरी है? जेली के लिए पैक्टिन जरूरी है। क्या? जेली के लिए पैक्टिन आपकी जरूरी है। जलवायु का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है? फसल चयन निर्धारित करती है। रबी की फसल किस मौसम में बोई जाती है? सर्दी में, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। खरीफ की फसल कौन सी है? धान, मक्का खरीफ हो जाएगी, कपास भी हो जाएगी। मृदा कटाव कैसे रोकें? वृक्षारोपण से रोकें। पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक, बोरान। ग्राफ्टिंग किस प्रकार का प्रवर्धन? कायिक प्रवर्धन ग्राफ्टिंग हो जाएगा। सब्जियों की खेती का अध्ययन ओलरीकल्चर, फलों की खेती का अध्ययन पोमोलॉजी। बीज उपचार क्यों करते हैं? बीज जनित रोगों से बचने के लिए करते हैं। यहाँ पर मैं लिख दूँ, अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं? अंगूर की खेती को बोलते हैं वीटीकल्चर। क्या बोलते हैं? बीटीकल्चर बोलते हैं। मछली पालन को क्या बोलते हैं? मछली पालन को पीसी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर बोलते हैं। और साग सब्जी उगाने की खेती को हार्टिकल्चर बोलते हैं। और एग्रीकल्चर कृषि को बोलते हैं, ठीक है ना। और पौधों में पानी देने का सबसे अच्छा समय सुबह या शाम है। बीज उपचार क्यों करते हैं? बीज जनित रोगों से बचने के लिए। मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? ये इम्पोर्टेंट है, पीएच मान। तो 6.5 से 7.5 के बीच में उदासीन पीएच का मान होना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट केंचुए से बनता है। ग्रीन हाउस का उपयोग बेमौसम खेती करने के लिए किया जाता है। खरपतवार क्या है भाई? खरपतवार मुख्य फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधे। कीट नियंत्रण का जैविक तरीका नीम के तेल का छिड़काव। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। मल्चिंग का लाभ नमी बनाए रखना, मल्चिंग का लाभ होता है। सिंचाई की सबसे पुरानी विधि क्यारी विधि। पौधों को सहारा देने के लिए टेकिंग लगाते हैं। फलों का रंग किस कारण होता है? वर्णक के कारण। बीज की अंकुरण शक्ति क्या है? जीवन क्षमता होती है। नेक्स्ट, फल सघनता किसे कहते हैं? एक वर्ष में एक ही खेत में ली गई फसलों की संख्या को फसल सघनता। शुष्क खेती जहाँ पानी की कमी हो। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? 2015 से शुरू की गई थी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का वाला जीवाणु राइजोबियम, ये इम्पोर्टेंट है। फल संरक्षण की सबसे सरल विधि सुखाना, निर्जलीकरण। बागवानी का जनक किसे कहा जाता है? M.H. मारिगोडा को कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाते हैं। संतुलित आहार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज होना चाहिए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे होम साइंस के क्वेश्चन की। अब आपका यहाँ पर होम साइंस आ चुका है। प्रोटीन को शरीर में क्या करता है? शरीर का निर्माण करने में पोषक तत्व, ठीक है ना। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग? स्कर्वी। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक? विटामिन के। कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग? हड्डियों का कमजोर होना। व्यक्तिगत स्वच्छता का सबसे सरल उपाय नियमित रूप से हाथ धोना, स्नान करना, ठीक। दूषित जल से होने वाला रोग हैजा, टाइफाइड। प्राथमिक उपचार का उद्देश्य चिकित्सक के आने तक जीवन बचाना, स्थिति बिगड़ने से रोकना। फर्स्ट एड का उद्देश्य घाव से अधिक रक्त बहने पर क्या करना चाहिए? घाव के ऊपर साफ कपड़ा रखकर कसकर दबाना चाहिए। अगला, कुत्ते के काटने पर कौन से रोग का खतरा रहता है? रेबीज के। मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनोफिलीज। टीकाकरण किस रोग से बचाव का प्रमुख साधन है? संक्रामक। मोच आने पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? बर्फ की सिकाई करनी चाहिए। ORS घोल। दस्त और निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन में। खाद्य संरक्षण का मुख्य उद्देश्य भोजन को खराब होने से बचाने में किया जाता है। अचार में नमक तेल का प्रयोग क्यों करते हैं? परिरक्षक के रूप में, खराब होने से बचाने के लिए करते हैं। दूध को खराब होने से बचाने की प्रक्रिया पाश्चरीकरण कहलाती है। ठीक है ना, पाश्चरीकरण कहलाती है दूध को बचाने की क्रिया को।
कोल्ड स्टोरेज शीत भंडारण किस विधि पर काम करती है? तो ये किस विधि पर काम करती है? कम तापमान पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकना। सूखना खाद्य संरक्षण की कैसी विधि है? पुरानी और पारंपरिक विधि हो जाएगी। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? वाहनों और उद्योगों से निकला धुआं। प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला, गंगा कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य जल प्रदूषण को रोकना। वृक्षारोपण किस प्रदूषण को कम करने में सहायक है? वायु प्रदूषण। पाचन की शुरुआत शरीर के मुख से शुरू होती है। जठर रस कहाँ स्रावित होता है? अमाशय में, स्टोमच में स्रावित होता है। पेचिस किस प्रकार के रोग हैं? आंतों के संक्रमण के। अपच है ना, प्रमुख कारण क्या है कि भाई अधिक भोजन कर लिया या दूषित भोजन कर लिया तो अपच हो जाएगा। पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत होती है, ठीक है ना। अगला देखो, गृह प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य क्या है? परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना, साधनों का उचित उपयोग, बजट बनाना, गृह प्रबंधन है ना हिस्सा है। घर की सफाई कितने प्रकार से होती है? घर की सफाई दैनिक, साप्ताहिक, वार्षिक होती है। कार्य सरलीकरण का अर्थ कम समय ऊर्जा में काम करना। सिलाई मशीन की सुई का आकार किस आधार पर चुना जाता है? कपड़े की मोटाई के आधार पर सुई चुनी जाती है। कमीज में काज बनाने के लिए किस टाँके का प्रयोग होता है? बटन होल स्टिच का प्रयोग होता है। कपड़ों पर लगे चाय के दाग किस चीज़ से हटाए जा सकते हैं? बोरेक्स या नींबू से। रेशमी कपड़ों को कैसे धोना चाहिए? मृदु साबुन या शैम्पू से धोना चाहिए। पाक कला में ब्लीचिंग क्या है? सब्जियों को कुछ समय के लिए उबलते पानी में डालना, ब्लैंचिंग होता है, ठीक है ना। अगला, उबालने बॉइलिंग विधि से भोजन का कौन सा तत्व नष्ट हो जाता है? विटामिन सी नष्ट हो जाता है। बुनाई में फंदा स्टिच गिराने से क्या होता है? बुनाई आपकी खुल जाती है फंदा गिराने से। कढ़ाई में साटन स्टिच का प्रयोग क्यों किया जाता है? आकृतियों को भरने के लिए किया जाता है। सफ़ेद कपड़े को धोने के बाद किसका उपयोग किया जाता है? नील। सिलाई में बैक स्टिच का प्रयोग क्यों होता है? बैक स्टिच का मजबूती के लिए। कुकिंग में स्टीमिंग भाप में पकाना क्यों उत्तम है? पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 शरीर का तापमान थर्मामीटर से मापते हैं। पके हुए भोजन को ढककर क्यों रखना चाहिए? मक्खियों और धूल से बचाने के लिए। सफाई के लिए डिटर्जेंट का लाभ क्या है? ये कठोर जल में भी झाग बनाता है। सब्जियां काटने से पहले क्या करना चाहिए? क्यों धोना चाहिए बताओ? विटामिन नष्ट होने से बचाने के लिए धोना चाहिए। कढ़ाई रनिंग स्टिच किस प्रकार का टाँका है? कच्चा टाँका। ऊनी कपड़ों को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए? नेपथलीन की गोलियां डाल दो। घर के कचरे का निस्तारण कैसे करोगे? गीले सूखे कचरे को अलग अलग करके करोगे। भोजन पकाने की सबसे स्वास्थ्यवर्धक विधि भाप में पकाना। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? आंतों को। हड्डियों के टूटने पर क्या लगाया जाता है? प्लास्टर लगाया जाता है मेरे मित्र। अगला कहता है, कपड़ों पर लगी स्याही के दाग कैसे हटाते हैं? दूध या सिरके से। सिलाई मशीन की सफाई के लिए क्या जरूरी है? मशीन में तेल डालना, ठीक है ना। पर्यावरण दिवस 5 जून। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है ना। मैंने हर पार्ट से आपको यहाँ पर क्वेश्चन करा दिए है ना। मैं बात करूँ ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी करा दी, हिस्ट्री कंप्लीट करा दी, पॉलिटी कंप्लीट करा दी। इसी के साथ मैंने म्यूजिक के बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए। म्यूजिक हो गया, एग्रीकल्चर, होम साइंस और आपका फिजिकल एजुकेशन। तो ये हमारी लास्ट वीडियो थी यूपी टेट में। और मैं सभी मित्रों से कहूँगा जितना भी आपने पढ़ा उतना आप सभी लोगों के लिए सफिशिएंट है। ज़्यादा मटेरियल के चक्कर में मत पढ़ो। हो सके तो आप पढ़ाई बंद कर दो, है ना। या तो पढ़ो तो 4-5 घंटे लगातार पढ़ते रहो, है ना। आपको सोना भी है तो सोने में से कुछ घंटे आप लोग कटौती कर लो, है ना। रात में पढ़ो, सुबह उठ कर के पढ़ो, पूरा दिन पढ़ो और आराम से भरपूर नींद लो। इतना आप लोग पढ़ो, थकान भी ना हो, पढ़ने का काम भी आपका हो जाए। इस प्रकार से आपको पढ़ना है ताकि माइंड सही ढंग से आपका काम करे। एग्ज़ाम हॉल में आपको जाना है, बिल्कुल तनाव मुक्त जाना है ना। आपको जो एडमिट कार्ड रहेगा उसको आपको निकलवा लेना है ना। जो भी एडमिट कार्ड के निर्देश आप लोग सब पढ़ लेना, क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट है लेकर के जाना है। और आधार तो आप सभी को लेके जाना ही पड़ेगा। किसी की KYC ऊपर दिख रही है, किसी की नहीं दिख रही है, तो कोई भी टेंशन मत लेना, सब कुछ अच्छे ढंग से आपका पेपर हो जाएगा। हड़बड़ी में कोई क्वेश्चन मत करना। मैं एक वीडियो लाऊंगा अभी आपको बताने के लिए,
तो उसका इंतज़ार आप लोग कर लेना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मुझे प्यार देने के लिए आप सभी मित्रों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और आपको मैं खुद प्रणाम करता हूँ।